व्यासदेव और धृतराष्ट्र का संवाद हो रहा है और उसमें जो मुझे रेफरेंसेस मिले ना, उसमें जो संदर्भ मिले ना, उस आई वॉज टोटली शॉक्ड, सरप्राइज एंड फैसिनेटेड। जैसे कि हम अगर क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो अ वेरी न्यू रिलीजन. इफ यू इवन टॉक अबाउट जुडाइज्म, nothing dates back previous than 5500 BC. Correct. You will not find a datable evidence going back to more than 5,000 years. I completely agree. The Sanatana is not a religion. तो ये रामायण का स्केल, व्हाट वाज द स्केल? वाज इट अ कॉन्टिनेंटल स्केल और वाज इट अ ग्लोबल स्केल? ये इसका स्केल समझिए. जो लिटरेचर है ना, जिसको लिटरेचर एविडेंस कहते हैं, दैट आई विल टेक यू फ्रॉम फिलीपींस इन द ईस्ट टू ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट. उसके आगे क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा. जो कि भारत में जो लेफ्टिस्ट लोगों ने जो नॉनसेंस करके रखा है इतना सालों का, क्या करके रखा? आई मीन जस्ट डिस्ट्रॉयड द होल थिंग. आई मीन बेसिकली वी नेवर ट्रूली वन द फ्रीडम. महाभारत वॉरियर्स केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सीरिया टू इंडोनेशिया. सुग्रीव ने मतलब ऑलमोस्ट जोग्राफिकली सारे डेस्टिनेशन देखे हुए थे. हाउ, लाइक मेरा मेन क्वेश्चन था कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक लाइफ लॉन्ग टाइम में, हाउ डिड ही मैनेज टू नो द होल ग्लोब? Correct. Actually, the question that you are asking na, is exactly the same question Bhagwan Ram asked Sugriv. And what Sugriv said is because of ऐसा वर्णन है. और रामायण के बारे में वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन पद्म पुराण और इतर पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या लौटे, उसके बाद उन्होंने जो राम राज्य चलाया वो ऐसा था कि उन्होंने त्रेता युग में सत्ययुग लाया. नीलेश सर, वेलकम टू द स्टूडियो. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. आपसे बहुत सारे टॉपिक पे बात करनी है बिकॉज आपका मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट भी देखे हैं एंड इट इज़ अ टॉपिक दैट आई रियली इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो हम रामायण महाभारत पे भी बात करेंगे बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स उस पे भी कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंसिडेंट्स एंड ये सब के ऊपर. तो टेल अस अबाउट इट, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट एंड वुड ये अर्ज एंड दैट पैशन, लाइक व्हेन डिड इट टोटली कन्वर्ट इनटू कि यार ये मुझे, लाइक आई हैव टू गो टोटली डीप इनटू इट. So 87 में I do not recall the circumstances why I specifically started this, but I started with Lokmanya Tilak's Orion and Arctic Home in the Vedas. Okay. So it has to do with the timing of Vedas. ऋग्वेद कितना पुराना है. Right. And he has written 2 books on this. One is the Orion, which is a very fascinating book. I would say everyone should read it. Mhm. And so I will tell you the context of it. And the Arctic Home in the Vedas. In fact, Arctic Home in the Vedas ये उनका दूसरा बुक था. Okay. उसमें मैं दोनों से इतना प्रभावित हो गया कि मैं सोचता था कि आई होप आई गेट अ चांस टू विजिट द आर्टिक. This is like 87, 88 I'm Right, talking. right. And let me tell you, in 91, I was in the Arctic. I was in Canada. And then I did visit Arctic multiple times on the Alaska side, but also the European side. And every time I used to go, the first time I went simply thinking of Lokmanya Tilak's Arctic Home in the Vedas book and everything in my mind. So that is how I was sort of exploring. Maybe you can call this a review, trying to understand what others have done and trying to verify. Right. देन मेरा जो जर्नी है ना वो 1994 में प्रारंभ हुआ. आई वॉज जस्ट फिनिशिंग माई मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग में एंड आई हैड अबाउट 15 days कि कुछ काम नहीं था. लाइक माई थीसिस इज सबमिटेड, इट इज़ टू बी डिफेंडेड इन 15 days, बीच में कुछ करना नहीं है. आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कनाडा अमेरिका में, नाउ तो अभी इंडिया में भी हो गया, बट द लाइब्रेरीज आर सुपर रिच. आई मीन इंडिया के सनातन के बारे में आप कोई भी बुक सोचो तो आपको एवरेज अमेरिकन लाइब्रेरी में मिल जाएगा. अच्छा. जैसे कि भांडारकर का क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. नो, ये मैं 35 years पहले की बात कर रहा हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा वेयर आई वेंट हैव 2 sets of it and I'm the only one who is referring to them. Same thing with रामायण जो बड़ौदा इंस्टीट्यूट ने किया क्रिटिकल एडिशन. सो उसके साथ एक जो क्यूरियोसिटी थी, मेरा भगवद गीता का बचपन से स्टडी था, थैंक्स टू माय मदर. उसने मुझे सिखाया. विनोबा का गीता से प्रारंभ हुआ. तो मैं उधर घूम रहा था और क्यूरियोसिटी से मैंने भीष्म पर्व निकाला. बोला इसमें भगवद गीता कहाँ है देखते हैं. बट भगवद गीता तक मैं पहुंचा ही नहीं. उसके पहले ही जो भीष्म पर्व के जो पहले चैप्टर्स है, युद्ध प्रारंभ होने, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के एक दिन पहले की बात हो रही है. व्यासदेव और धृतराष्ट्र का संवाद हो रहा है और उसमें जो मुझे रेफरेंसेस मिले ना, उसमें जो संदर्भ मिले ना, उस आई वॉज टोटली शॉक्ड, सरप्राइज एंड फैसिनेटेड.
लाइक सीरीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस आने लगे, वो बोल रहे कि ऐसी आकाश में अभी स्थिति है या अभी के समय की स्थिति ऐसी है. Okay. एंड आई सेड that's interesting. If we can go back and map this situation, can I find out the timing of Mahabharat? Okay. That's how it began. So basically आपका कहना है कि planet alignments and like constellations and whatever, uh, after a period of time does it come back to its same alignment? Is it a cycle? ग्रेट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहता है. Okay. In fact, many times you are asking in a right way, I would say. Many times people ask in a very wrong way. In fact, they will ask like this. ठीक है, आपने एस्ट्रोनॉमी से किया, बट एस्ट्रोनॉमी में तो सब बातें अगेन टाइम एंड अगेन आफ्टर लंबा समय क्यों ना हो, एग्जैक्टली सेम जगह आती है. एंड सो हाउ डू यू नो दैट दिस इज इट? ये जब वो लोग प्रश्न पूछते हैं, आपने ऐसा नहीं पूछा, ये लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि ये आदमी को एस्ट्रोनॉमी का कोई ज्ञान ही नहीं है. Right. बिकॉज ये एक सिंपल लोगों को बताने के लिए ये ठीक है that the astronomical situations recur. They come again. But in reality, especially this is a greatness of the likes of Vyasadeva and Valmiki. उन्होंने क्या किया, रिकरिंग तो होते हैं, सर्टन चीजें रिकरिंग होते हैं, जैसे कि जो हमारे ऋतुज है वो रिकर होते हैं. वसंत ऋतु फिर आता है, 1 साल के बाद आता है. हमारा कुंभ मेला अभी हमने सेलिब्रेट किया, तो कुंभ मेला ये गुरु का साइकिल है, जुपिटर का साइकिल है, तो 12 साल के बाद वो फिर आता है. But if you start going after all the planets, all the stars, all the different astronomy phenomenon, और सब उसको आप एकत्र लाएंगे, तो ये ग्रेटनेस ऑफ व्यासदेव और वाल्मीकि है कि उन्होंने क्या करके रखा है, इसी का उपयोग करके उन्होंने यूनिक टाइम स्टैम्प्स महाभारत में रखे हुए हैं और यूनिक टाइम स्टैम्प्स रामायण में रखे हुए हैं. इसलिए हम ये कह सकते हैं, मैं ये मीन्स कह सकता हूँ, असर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उसके हमारे पास साक्ष्य है, एविडेंस है कि रामायण में जो संदर्भ है उससे सिर्फ 1 यूनिक साल ही आ जाता है रामायण के लिए. वो आता है 12,209 आज से. नहीं, वो तो एग्जैक्ट नंबर मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में हम मीन्स जूलियन कैलेंडर में हम क्या कहेंगे, 12,209 BCE, बिफोर कॉमन एरा. तो वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट ईयर. 12,209 plus 2025, exactly those many years ago Ram Ravan Yuddha happened. Or in case of Mahabharat, 5561 BCE, 5561 BCE. उसमें से if you want to know, add what 2025, that will come to what 7586 years. So Mahabharat Yuddha happened exactly 7586 years ago. No other possibility. Only if people know how to use this evidence from whether Mahabharata or Ramayana, all of it, and then they also need scientific acumen, logical reasoning skills and empiricism. हमारे संस्कृत में कहे तो विज्ञान बुद्धि, तर्क शास्त्र और तंत्र युक्ति. इसमें कहाँ भी उनका मिस्टेक हो जाता है तो they will not get that year. Sure. They will end up somewhere else. जैसे कि वैमानिक का इमेजिन कीजिए, पायलट का यहाँ से नागपुर से लंदन फ्लाइट है, वो 1 डिग्री का भी मिस्टेक किया ना, Sure. तो वो कहीं और चला. एग्जैजरेट हो जाती है. Sure. If you talk about like जैसे कि हम अगर क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो अ वेरी न्यू रिलीजन. सो इफ यू इवन टॉक अबाउट जुडाइज्म, तो in any religion, nothing dates back previous than 5,000, 5,500 BC. Correct. Any religion in the world, you will not find a datable evidence going back to more than 5,000 years. I completely agree. The Sanatana is not a religion. Sure. Okay, so, and I just don't mean Sanatana, like I don't mean just Hinduism. If I just came from Australia and I met folks, ordinary folks, but even from academia, from their indigenous Australians. Okay. उनकी हिस्ट्री कितनी पीछे जाती है पता है? Goes back to 50,000 and 65,000 years. Seriously? Huh? That's Archaeologically proven चीजें. yes, archaeologically proven चीज. और हमारी बात करते हैं हम, एक्चुअली हमारे उनके संबंध हैं. हम I will send you a photo, you can show an indigenous Australian lady. लिटरली जैसे आप वाराणसी के मंदिर में चले जाइए या दक्षिण भारत के कोई मंदिर में चले जाइए तो पूरा त्रिपुट भस्म जैसा yes. ऐसे पहने हुए आपको लोग मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस है. बट माय पॉइंट इज कि इज एस्ट्रोनॉमी
इंडिपेंडेंटली इनफ, मतलब हाँ ये कॉन्फिडेंस कहाँ से अपने को आ रहा है कि these dates are right? Like what are the क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं? करेक्ट, ग्रेट प्रश्न। आपका प्रश्न मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ कि इज एस्ट्रोनॉमी independently enough? ओके, Okay. The second one is what other additional evidence besides astronomy one can get? So the first question, is astronomy independently enough? Well, actually, any branch of science, if the evidence exists and if we can empirically test it, it's not enough, but it is sufficient. It may be sufficient to give the answers we are looking for. It depends on how precise and how accurate we want the answer. Many other disciplines of science, और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, other than astronomy actually give us a lot of evidence, and many times it's sufficient to give us a rough idea. ओके, However, if we are looking for a very accurate and precise answer, there is no other discipline of science but astronomy that is capable of giving the answer. Now, this is not a surprise to anyone who has studied Sanatana literature. In an Indian context and therefore the world context, because ये भारत के ही देन है विश्व को, astronomy is time. That's a simple way of explaining it. Astronomy is time. महाकाल काल, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मेटाफोर है, उसमें भी विष्णु विश यानी कि विस्तार यानी कि स्पेस, शिव यानी कि काल, महाकाल हम जैसे हम उसको कहते हैं, तो स्पेस एंड टाइम। और ये हम अभी आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम किया करके नहीं कह रहे। यू कैन सी द ओरिजिन ऑफ शिवक जी का जो डमरू है वो तो टाइम काउंटिंग है, विष्णु जी तो विस्तार कर रहे हैं, और ये स्पेस और टाइम शिव और विष्णु ने क्रिएट करने के बाद ब्रह्मा जी उसमें क्रिएशन निर्माण कर रहे हैं। राइट, दिस इज आवर मेटाफोर। तो इट इज ऑलरेडी देयर। और एस्ट्रोनॉमी इज टाइम, ये हमें व्यासदेव नहीं बता रहे, ये हमें वाल्मीकि जी नहीं बता रहे, उनको पहले से पता है। Astronomy is time. They are simply making use of it in the best possible way. व्यासदेव जी ने जो महाभारत है, 1,00,000 श्लोक की जो महाभारत, उसमें अबाउट 300 और 300 से भी ज्यादा ऐसे एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ उन्होंने एम्बेड करके रखे। He has inserted those. ऐसा कैजुअली नहीं किया है। वाल्मीकि जी ने in his वाल्मीकि रामायण has close to 600 astronomy descriptions. अच्छा, Okay, and is this like just a coincidence? Yeah, by chance it happened? No. They have a very specific purpose. महाभारत का वर्णन ही ऐसा, वैशंपायन वर्णन ऐसा करते हैं कि ये ग्रंथ की निर्माण कैसा हुआ है। व्यासदेव जी ने लिखा, वैशंपायन उनके शिष्य है। ही सेइंग, वैशंपायन इज सेइंग, ग्रंथम ग्रंथि तदा चक्रे मुनिर गूढ़म कुतूहलात। ये जो ग्रंथ है ना, इज फुल ऑफ कुतूहल, मिस्टीरियस थिंग्स, क्यूरियस थिंग्स। ग्रंथम ग्रंथि तदा चक्रे, ग्रंथि मीन्स नॉट्स, ओके, उस पे ऊपर मैं आऊंगा। मुनिर गूढ़म, मिस्टीरियस बातों से भरी हुई ऐसी ये ग्रंथ की रचना हुई है। ये रैंडम नहीं है, ये डेलिबरेटली है। वो डेलिबरेटली क्यों है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ग्रंथि मीन्स नॉट्स। तो नॉट्स का अर्थ कैसा है, जैसे हम बच्चों को जिक्सॉ पजल देते हैं सॉल्व करने के लिए, बोलते हैं बेटा सॉल्व कर दे, या शब्द हम क्या बोलते हैं उसको मराठी में शब्द कोड़े कहते हैं, वर्ड क्रॉसवर्ड पजल। राइट, आपने क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया, बिल्कुल, तो क्या होता है क्रॉसवर्ड पजल में क्लूज है, वर्टिकल क्लूज है, हॉरिजॉन्टल क्लूज है। दिस इज व्हाट व्यासदेव हैज डन इन महाभारत, वाल्मीकि जी हैज डन इन रामायण। ये कोई रैंडम नहीं है। जैसे कि अभी कंप्यूटर साइंटिस्ट हमारे सामने है, आप ईमेल भेजते हो, यू सेंड वन ईमेल टू समवन, in between and nobody can read it because it is encrypted. राइट, Exactly the same thing Valmiki and Vasudev has done. They have put it in an encrypted form. So some idiot and a fool comes there and tries to make something out of it. He is going to get some wrong answers, some other misinterpretation. I mean, if they want to do nonsense, they will do it. And in case of Mahabharata, I will tell you there are more than 100 individuals who have created utter nonsense out of that. And these, see, the problem of us Indians is that we are incapable of even recognizing this nonsense. Now, उसमें हमारे लोग भी है, बाहर के भी लोग हैं. Now, I'm not saying they have created nonsense. I'm not saying they are insincere. They may be sincere about it, but if you don't have the competence, what you will end up resulting is basically something really bad thing. Sure.
एंड दैट्स व्हाट हैज क्रिएटेड आवर प्रॉब्लम. सो जो रामायण और महाभारत की निर्मित हुई ना, उसके थोड़ा हम पीछे जाएंगे कि उसका उद्देश्य क्या है. इतिहास कहते हैं. नो जनरल हम क्रूड ट्रांसलेशन क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री. हिस्ट्री. हाँ. नाउ ये गुड एंड बैड है. इतिहास में भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी थोड़े थोड़े इतिहास के पोर्शन आ जाते हैं, लेकिन उसमें वस्तुतः बहुत फर्क है. एक्सप्लेन कीजिए. हिस्ट्री में जनरली फोकस इज ऑन अ क्रोनोलॉजी कि Sure. ये राजा के बाद ये राजा आ Yes, गया, yes. उसके बाद ये रानी आ गई, उसके बाद इसने ये हुआ, बाद में ये युद्ध हुआ, ये Sure. हुआ, दैट्स इट. Yeah. कभी कभी जस्ट कोइंसिडेंटली उसमें जो इतिहास के जो पॉइंट्स है वो भी आ जाते हैं, मैं बताता हूँ क्या है. लेकिन इतिहास का क्या उद्देश्य बहुत अलग है. उसमें हिस्ट्री तो आती ही है, हिस्ट्री इज लाइक अ साइड नोट. मेन उसका उद्देश्य क्या है, अपना जो हमारे जो सनातन ग्रंथ है उसमें उसकी अच्छी तरह व्याख्या दी गई है. धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते. तो इसका अर्थ कैसा लगाएंगे, जनरली पीछे से उल्टा जाते हैं हम. इतिहासम प्रचक्षते, इस चीज को इतिहास कहते हैं. कौन सी चीज को, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम. जो इंसिडेंट, ए हिस्टोरिकल इवेंट दैट हैज हैपन इन द पास्ट बट इट इज टोल्ड टू अस इन अ एंटरटेनिंग वे. अभी हम जनरल एग्जांपल लेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, पहला बाजीराव का मूवी बना, बाजीराव मूवी बना, राइट. तो क्या नाम था उसका, बाजीराव मस्तानी नाम था, राइट. नाउ वो कथा है, बट द वे इट इज टोल्ड इन द बॉलीवुड, and of course we can criticize it and that's fine, but it is told in such a way that it is entertaining also. Sure. Okay, that's why the dance that is there, Masala. Kashibai never dance like that. Sure. But it is kind of shown that way is people are entertained also, because people come to the movie for 10 different reasons. Right. So everyone should get what they are looking for. In some way, somewhat similar way, and I'll tell you what is the purpose of it, that yes, it is an actual factual incident that is been told, but it is told in an entertaining way, engaging way. Okay, because लिटिल otherwise ड्रामा एंड थोड़ा सा ये सब मिक्स करके. embellishments are there. Okay, but इतिहास, बाकी पुराण में भी ड्रामा होता है, but इतिहास में ना, they are not gone away from actually what it happened. इतिहास, इतिहास, इसका अर्थ ही है this is how it happened. embellishments जरूर है. ओके, और उसका उद्देश्य क्या है, उपदेशम समन्वितम. दिस सपोज टू एक्ट एज अ गाइड बुक, मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए वो गाइड बुक है. Right. और किसके लिए मार्गदर्शन चाहिए हमें, किसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष. सिंपली सेड, हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ फुलफिलिंग वे, इन अ एक्साइटिंग वे, इन अ हैप्पी वे. Sure. The rapture of living, West may they will call it rapture of living. You should feel like you are alive, like every day there should be a excitement in the morning, like why, instead of like feeling very tired, depressed and whatnot. Sure. That's why it is there. So therefore these are like case studies. जैसे business में case studies रहते हैं, medical में case studies रहते हैं, legal में case studies रहते हैं. Every story and a side story, उपाख्यान जिसको कहते हैं, in रामायण और महाभारत में is basically a case study for us to think. Precisely the reason after 14,000 years and after 7,000 years we still discuss Ramayana Mahabharat like a neighborhood gossip. अब सर जब ये बात कर रहे हैं तो लेट्स गेट ऑन टू रामायण. वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, विच वाज जैसा आप बोल रहे हैं कि लेस एंटरटेनमेंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट एक्शन एंड स्ट्रेट रिजल्ट. उनका काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. देयर वाज नो ड्रामा और ये वो. नाउ कम्स बैक टू तुलसी दास जी का रामचरितमानस पे आते हैं. तो इवन दो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो स्टोरीज हमारे मेन स्टोरी, जैसे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट राम जी है, तो उनके साथ बहुत सारी जो एसोसिएटेड स्टोरीज चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा सा मेड अप है, शायद हमारे वेलबींग के लिए या टू टीच अस अ लेसन. बिकॉज व्हेन वी जब हम कंपेयर करते हैं वाल्मीकि जी का रामायण और तुलसीदास जी का, बहुत बड़ा डिफरेंस है. लाइक वाल्मीकि जी का रामायण बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और तुलसीदास जी का सब कुछ है. इतना है कि भरत का पूरा वर्णन है, भरत की वाइफ का वर्णन है, लक्ष्मण की वाइफ का वर्णन है, उन हर व्यक्ति का वर्णन है जिन्होंने थोड़ा भी रोल प्ले किया या तपस्या की या जो भी संघर्ष किया. लेकिन ये चीज वाल्मीकि, तो मुझे ये बताइए कि आदमी ने कौन सा रामायण सबसे पहले ये करना है, परस्यू करना चाहिए कि भैया पढ़ना है तो व्हाट शुड वी गो फॉर, पहले तो ये बताइए. रामायण का और भगवान राम का इफेक्ट हमें लगता है
भारत में है, मे भी थोड़ा सा भारत के बाहर है, एक थाईलैंड में है, ऐसी बात नहीं है। भगवान राम का इफेक्ट पूरा वर्ल्ड में है, वर्ल्ड वाइड उनका इफेक्ट है। नाउ बिकॉज ऑफ द रैवेजेस ऑफ टाइम, समय जब चला जाता है और वो कनेक्शन नहीं रहा तो लोग भूल जाते हैं, वो भी हुआ है। लेकिन इसमें जैसा हमें थाईलैंड में आपको पता होगा कि राम वन उनका जो किंग रहता है, राजा बिल्कुल रहता है, उनका उसको राम उनको वन टाइटल, हाँ अभी राम 11 चल रहा है। हाँ उनका टाइटल राम होता है हाँ, जी। लेकिन लोगों को पश्चिम का पता नहीं। जो इजिप्ट में जो रामेसिस का जो वंश आप कहते हैं, गोइंग बैक हाँ उनके वंश थे रामेसिस। तो रामेसिस 1, रामेसिस 2, रामेसिस 3, वो कौन है? राम सीता शॉर्ट फॉर्म है। ओके हाँ, ओके रामेसिस 1 के पत्नी का नाम क्या है बताए? आप जाके गूगल में टेस्ट कर सकते हैं, सित्रे। ओके हाँ, किसी ने तो मुझे बताया, मैंने वेरीफाई नहीं किया, कि उनके रामेसिस 1 के मदर का नाम है, दैट्स आल्सो साउंड्स क्लोजर टू कौशल्या टाइप। वो बार बार रिपीट भी होता है, उनका नाम ऐसा नहीं होगा तो भी उनको ऑफिशियल नाम कौशल्या जैसा कहा जाएगा। सो आपका प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी रामायण कौन सा पढ़े? दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में जो राम का जो इफेक्ट हुआ है, तो उसके कारण भारत में भी हर एक स्टेट में हम कह सकते हैं अलग अलग रामायण लिखी गई। महाराष्ट्र में एकनाथ जी की भावार्थ रामायण है। तुलसीदास जी ने उत्तर प्रदेश, आप कह सकते हैं एमपी, जो इफेक्ट है वो तुलसी रामचरित मानस है। दक्षिण में आप कंब रामायण है। ऐसे 300 रामायण है, अद्भुत रामायण है, भावार्थ रामायण है, तात्पर्य रामायण है। बट यस, ऑल दीज पीपल will do the namaskar to Valmiki. श्योर So that actually gives us the answer. If somebody wants to study Ramayana, the person must begin, no ifs and buts, with Valmiki Ramayana. Okay, थोड़ा सा एक और एक बैकग्राउंड, बिकॉज आपको इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपन समझना है तो वाल्मीकि रामायण ही पढ़नी है। श्योर इसका अर्थ ये नहीं कि आप और रामायण पढ़ नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि तुलसीदास जी और किसी की बात ज्यादा करते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण में चर्चा है ही नहीं, तो वो अच्छी बात है ना। जो हमें कुछ पता नहीं है वो तुलसीदास जी कर रहे हैं, उनको कोई और एडिशनल ग्रंथों का रेफरेंस होगा जो हमारे पास आज नहीं है, तो अच्छा ही बात हो सकती है। राइट हमें वो साइंटिफिकली करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को समझने के लिए मैं उसका एक बेसिस आपको बताता हूँ कि हमारे पूरा जो सनातन का जो लिटरेचर है ना, एकदम हाई लेवल में उसको क्लासीफाई कर रहा हूँ। तो जो वेद है ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो उसका जो प्रधानता है, उनका जो एम्फोसिस है, वो ध्यान प्रधान है। वो एम्फोसिस इज ऑन ध्यान। जैसे कि ऋग्वेद का जो मंत्र है ना, जी उसका अर्थ आपको समझ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अर्थ नहीं समझा तो भी चलेगा। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, टाइलिनॉल लेते हैं या क्रोसिन की कोई जो टैबलेट लेते हैं, वो एग्जैक्टली केमिकल कैसा है, हाउ इट एक्ट्स ऑन द बॉडी नहीं पता चलेगा, लेकिन मेडिसिन लिया तो हेडेक इफेक्ट हेडेक हाँ, सिम्टोमेटिक इफेक्ट तो आ जाएगा। सो आप ध्यान प्रधान है, मीन्स आप वो जो मंत्र है उसका उच्चारण अच्छी तरह होना जरूरी है, उसका रेगुलर सब जो उसके साथ जो साधना है वो फॉलो करना जरूरी है, तो आपको आपको इफेक्ट मिल जाएगा। सो ऋग्वेद का या वेदों का एम्फोसिस है ध्यान प्रधान। उसमें ही उपनिषद जो आते हैं उनका एम्फोसिस है ज्ञान, द एम्फोसिस ऑन द नॉलेज, ज्ञान प्रधान। ओके, रामायण इतिहास तो है, लेकिन उसका एम्फोसिस है नीति पे, इसलिए आपको जनरली वो स्ट्रेट लाइन वाल्मीकि जी की कथा आती है। नहीं नाउ आप महाभारत में आ जाइए, तो महाभारत में व्यासदेव ऐसा कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो महाभारत में नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट सब चीजें है। उसमें भी वो वेरी साइंटिफिक है, मैं डाइग्रेस नहीं होता, क्वचित ऐसा वर्ड यूज करते हैं, हार्डली एनीथिंग दैट इज आउटसाइड आउटसाइड लाइक दैट। सो है, कुछ होगा आउटसाइड में। लेकिन महाभारत का जो एम्फोसिस है वो कर्म पे है, कर्म प्रधान है। और जो भागवत पुराण है उसका एम्फोसिस है भक्ति प्रधान। ओके तो इसलिए मैंने किया, जो तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है वो भागवत के लाइन में चला जाएगा, भक्ति उसका एम्फोसिस भक्ति पे है। तो आप वो ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतिहास समझना है तो आपको वाल्मीकि रामायण ही पढ़नी पड़ेगी। तो इतने सारे कंट्रीज के जो हम बोलते हैं कि हमको राम जी के साइंस या उनके प्रेजेंस का वहाँ पे आज भी मतलब प्लेसेस हैं या टाइटल्स लोगों को दिए जा रहे हैं। तो नीलेश सर, ये तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना, और हम मेरा छोटा दिमाग, हम तो सोचते हैं कि ये सब इंडिया और ये हिंद जो लैंड है, अखंड भारत, वही हुआ होगा। बट आपकी बातों से लगता है कि हर कॉन्टिनेंट में राम है। तो ये रामायण का स्केल, व्हाट वाज द स्केल? वाज इट अ कॉन्टिनेंटल स्केल और वाज इट अ ग्लोबल स्केल? ये इसका स्केल इट समझाइए। वॉज ग्लोबल। तो आपको मैं जो लिटरेचर है ना, जिसको लिटरेचर एविडेंस कहते हैं, दैट आई विल टेक यू फ्रॉम फिलीपींस इन द ईस्ट टू ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट। उसके आगे क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा।
and then we'll go into archaeology evidence. मैं भूल गया तो आप बता देना archaeology evidence. I'll show you how much around the world. Forget about whether world knows रामायण, लेकिन रामायण को ग्लोब पता था, उसकी हम चर्चा करेंगे. तो पहला जो पार्ट है कि जो लिटरेचर, जैसे कि फिलीपींस में अभी भी रामायण पढ़ाई जाती है. नो जैसे 300 रामायण की हमने बात की, तो उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस होके बैठा है, थोड़ा मॉडिफाई उन्होंने किया है. वो भारत में ही हुए ना, वो फिलीपींस जाने की क्या जरूरत है. बट रामायण पढ़ाई जाती है. राम, सीता, दशरथ, रावण, ये सब कैरेक्टर सब पढ़ाई जाती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है. जो कि भारत में जो लेफ्टिस्ट लोगों ने जो नॉनसेंस करके रखा है इतना सालों का, क्या करके रखा. आई मीन जस्ट डिस्ट्रॉयड द होल थिंग. आई मीन बेसिकली वी नेवर ट्रूली वन द फ्रीडम. 1947 में पेपर पे हुआ, but basically British destroyed, the colonial powers destroyed our narratives because they wanted to make us slaves for us. Right. Or if you have read George Orwell, he says if you want to make some society or somebody your slave, basically destroy their understanding of their history, which British did very marvelously successfully. Right. And it is still there, by the way. Academics में ऐसा मत सोचो कि academics लोगों को पता है, नहीं पता नहीं है, और पता है. I mean it's just a very academia also right now, especially Indology में I will say around the world is basically a house eaten by termites. कब गिरने वाला है उसे राह देख रहे हैं. It is that bad. But back to our subject. So Philippines में पढ़ा रहे हैं. Indonesia में I have seen the dances in Indonesia. Yes. Beautifully done. Malaysia में पता है, when I was studying in Canada, those students from Malaysia, Indonesia, China, Hanuman, people in China know Hanuman. I have been to China on the business many times. Okay, so that is done. What is not known is the west side, and partly the reason is because of the Abrahamic religions, and they basically destroying the Middle East and all of that. Right. That has this effect. Most of because they burned everything, they destroyed everything. That is the effect. But in spite of that, whatever has survived can also tell you. For example, हम स्ट्रेट ग्रीस और इजिप्ट में चले जाते हैं. बीच में तो सब रेफरेंसेस है ही है, वो महाभारत में भी आ जाएंगे. महाभारत वॉरियर्स केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सीरिया टू इंडोनेशिया, तो दैट इज देयर. बट अच्छा. but continuing with the Ramayana, about 2500 years ago, Greek times, Herodotus, who has written a book, History of the World, okay, actually he wrote a book of the world that he knew, which was not that big, compared to what we know. So he went from Greece to Egypt. तो इजिप्ट का जो कोई फैरो या कोई लोकल टूरिस्ट गाइड आप कह सकते हैं, he took Herodotus along the bank of नाइल नदी, नील नदी पे. और that tourist guide or pharaoh showed Herodotus a series of statues, 341 statues. ये आपको हेरोडोटस के बुक में मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ, वो बुक 2 चैप्टर 124 से लेके 143. एंड हेरोडोटस को उसने बताया कि दिस पर्सन इज अ सन ऑफ दिस पर्सन इज अ सन ऑफ दिस पर्सन इज अ सन ऑफ दिस. स्टोरी में कट करता हूँ शॉर्ट में. And then he said, for 3 kings about 100 years, if you do the math for 341, it comes to 11,340 years. This is given in Herodotus' book. Okay. That is approximately 11,500 years. Now, Herodotus का समय क्या है? 2,500 years. Add those 2,500 to 11,500, you get 14,000. Right. Now, what this has to do with Ramayana? तो ये कारण है. He says this king is a son of this king and so on. ये सब मानवी थे उधर की भाषा में. But उनका जो first king था ना, that is going back 14,000 years, his rule was such, वो भी मानवी था, मानवी शरीर में ही था, लेकिन his rule was such that as if हम इंडिया में कहेंगे राम राज्य जैसी थी. It was a utopian type of kingdom that was there. And then that pharaoh told that name of that king to Herodotus. This is in chapter 124. Do you know what it is? Ramph Sinitos. Okay. So this is there. It's only for a people. Now, what the colonial powers have done, they have taken our confidence, they have taken our intelligence, they have basically the fallacies, the fallacious way of doing the research, which is a wrong way of doing research. इसको विपर्यय कहते हैं. विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम. आप प्रॉपर वे से रिसर्च नहीं करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा वो रॉन्ग ही रहेगा. बट रॉन्ग वे से रिसर्च करना यही करेक्ट वे है. ये हमें ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट ने सिखाया, बिकॉज हमें उनको गुलाम बनाना था. और हमारे जो एकेडमिक्स है, there are exception always that you can count on the fingers of your 2 hands, but majority 95% plus academia
on Indology is next to useless. Why do you think so, sir? Because that's a reality. Because, why meaning why that happened? Yeah. Well, because the way they were taught, and they never had an inkling that maybe what I learned is wrong. Is wrong. And the sad part is, even after likes of me, but I'm not saying I'm the only one. राजू मल्होत्रा का आपने नाम सुना होगा. मीनाक्षी जैन, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जिनको अभी आज राज्यसभा में अभी बन गए वो राज्यसभा में, उनका बहुत अच्छा रिसर्च है. देर आर मेनी अदर्स, नीरज अत्री जी, आई मीन आई कैन, यशोदीप देवधर, यू नो, आई कैन टेक मेनी नेम्स, श्रीकांत अलगिरी जी, you know, there are many names, David Frawley ji, Jeffrey Armstrong. I mean, I can go the names on both sides, you know, not just Indian names. They have done phenomenal research. लेकिन ये जो majority of the people in academia, outside academia, जो हमारे indologist है, they are actually very incompetent. Okay. Extremely incompetent. And you know, I'm saying this basically on your show to provoke them. I hope they come forward, says Nilesh, you called me incompetent. Let's have a discussion. And I want that to happen. You would welcome that. Very much so. Eagerly waiting for it. So that is the problem. So that's why they don't understand it. But now this is on literature. Let's quickly talk about archaeology. Mm-hmm. Again, let me begin by saying archaeology. लोगों को archaeology means क्या ये समझ में नहीं आती. एक लोगों को ना सिंपल वर्ड्स पता है, लाइक दे विल विथ मेरे साथ वो बोलेंगे, बट नीलेश जी यू हैव डन एस्ट्रोनॉमी, बट व्हाट अबाउट द रेडियो कार्बन डेटिंग. दे जस्ट यूज दिस वर्ड्स, दे डू नॉट नो व्हाट रेडियो कार्बन डेटिंग इज. रेडियो कार्बन इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. For example, in my consultancy work, one of the thing I do is the AMS, you know, short form for advanced mass spectrometry or spectroscopy, you know, Okay. दोनों का. This is like what radiocarbon took long time and still it was inefficient. Mass spectroscopy can do it in a day's time. Is it like accurate? I mean, radiocarbon तो भूल जाओ, इतना accurate है. Okay. Right now you can take a old you know, vada pav and just give it, you know, you have to do in a certain way and give it. It will tell you all its ingredients, क्या क्या बना हुआ है, कितना carbon atoms है, कितना phosphorus, उसका age of that carbon atom, age of that phosphorus. Okay. My point is, it's not about the method. People get stuck in the method, and if I don't use the word radiocarbon, then they think I'm not doing archaeology. Right. Whereas most of the people who do archaeology, their problem is this. They are very good at digging. That's not their problem. I'll give them full credit. It's not an easy work. Okay, हमारे पूरे ASI के जो लोग हैं, जो काम करते हैं फील्ड में, बहुत सारे डेक्कन कॉलेज वगैरह के जो लोग हैं, they do a lot of hard work. So you do the digging, then you find the objects and you date them if possible. वो भी ठीक करते हैं. But then after digging and after finding the objects, how to connect it with our literature, how to connect and how to connect the dots, how to solve the jigsaw puzzle, Right. how to solve the crossword puzzle, I'm telling you, they are a royal disaster. Okay. I'm waiting for a day to come across somebody who is very consistent, understands science, understands logic, and I have not found one. Now, this is a tall claim. So basically you mean to say they are good at finding it out, but they are not good at calculating it. They're good at finding it out. They're good at dating it. They're disaster in connecting, in understanding our civilization or world civilization. Okay. So in this background, now let us look at what is the Ramayana data that connects the whole world. Okay. When Sugriv, जब माँ सीता के शोध में निकल रहे हैं ना, तो what does Sugriv does? वो वानर पार्टी में 4 पार्टी बनाते हैं, सर्च पार्टी. एक पार्टी goes to east direction, second party goes to west direction, one goes to north, one goes to south. हर एक अपना अपना लीडर है. Now Sugriv wants to tell them general markers. जैसे GPS के पहले हम बोलते थे ना, आपके शहर में जाना है तो इसके जाने के बाद वो मंदिर के यहाँ राइट टर्न लेना, something like this. So he's saying to east party, go follow this, then you'll see this mountain, then you'll see this lake, then you'll see the land which is barren, then you'll see the land which is full of forest, then you will find an ocean, then you find a red river. Those are the kind of descriptions. Based on that, मैं आपको summary बताता हूँ. Then if you want to go deeper, we can go there. So essentially what Sugriva is telling them is what his knowledge of the world is like this. He says essentially what he is describing is basically Sugriva knew 14,000 years ago, with India as a center, you can say, all the way in the east to South America's Andes Mountains. From there, he knew all the way to Europe, the Alps Mountains, like Switzerland, samajh lo. He knew all the landscapes from South America in the east. And it's all like he has
रिटन अबाउट इट, या उन्होंने बोला है उसके बोला बारे है में? किष्किंधा कांड के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 40, 41, 42, 43 सर्ग के थे रामायण में। तो जो सर्ग 40, 41, 42, 43, 44, सो ईस्ट वेस्ट में ये पता है। और नॉर्थ साउथ में सुग्रीव नोज आर्टिक सी उत्तर पयसाम निधि, ऐसा उसका वर्णन करते हैं। सुग्रीव, आपने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुना है, Yes, अरोरा बोरियलिस? yes. सुग्रीवा इज डिस्क्राइबिंग देम। Is he talking about Northern Lights? Huh? Asurya Desha Name, he says, the place where for a longer time the sun may not be Doesn't there, rise, yeah. but even that place is bright, okay, by the special lights kind of thing, he says. Not just Sugriv, in Mahabharat also, when Arjun goes to get the Astra Prapti, goes to the north, the Indra Loka and that we have said, and he gets the Tapashcharya, whatnot. He's also describing northern lights. Northern lights are described in Mahabharata. They are also described in Ramayana. But back to Ramayana. So from Arctic Sea, Sugriva is describing to these Vanara parties all the way to Antarctica, including Antarctica. Do you know what Antarctica ko Sugriva is calling? He's calling is Yamapuri. More like यमराज का घर or something like that. And हमारे इसमें तो हम कहते हैं ना, दक्षिण में से यम की दिशा हो गई, Right, right. पूर्व ये इंद्र की दिशा हो गई, पश्चिम वरुण की दिशा हो गई, एटसेट्रा। Right. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। जैसे सुग्रीव जी का आप बता रहे हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरा एक तरीके से घूम लिया या भ्रमण किया। तो टेक्नोलॉजी कहाँ थी, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि इतने कम टाइम में, लाइक व्हाट वर दे यूजिंग? बहुत बढ़िया पॉइंट है। ओके, सिंपल आंसर इज आई डोंट नो, but I don't know what technology was there, but that's not my problem. But when I say that's not my problem, or that means we need to do more research and figure it out, they think I will tell you, they means कौन? ये बड़े बड़े जगह में बड़े बड़े बैठे हुए लोगों की ये प्रश्न पूछते हैं। मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहता हूँ, but basically they don't understand. Do you know how they misunderstand? I'll tell you this. I was in Mumbai and we had one discussion and I was telling how Indian astronomy, the evidence of it takes us back to 40,000 years and 60,000 years. And that's not the end of it. But I was just only discussing going back 40,000 and 60,000 years. Very sophisticated astronomy observations. तो वहाँ एकदम प्रसिद्ध है आदमी, अभी नाम नहीं आ रहा है मुझे, बट नेहरू प्लानिटोरियम के एक साइंटिस्ट थे, एंड उसको PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल दैट। सो ऐसे कोई नहीं है, ऐसे जनरल कोई आदमी नहीं है वो। उन्होंने मुझे पूछा, जो आपने प्रश्न पूछा वही प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, बट वेयर वेर द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स विथ दैट दे कुड मेजर? नाउ सामान्य आदमी को ये प्रश्न समझ में नहीं आता। सामान्य आदमी को क्या लगता है कि ये एक इनोसेंट प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन हमें जो कॉलोनियल एजुकेशन में इतना मूर्ख बना दिया है ना, तो ये प्रश्न के पीछे एक एक्चुअल प्रश्न क्या रहता है पता है? प्रश्न भी नहीं रहता, एक्चुअली तो उनका असर्शन रहता है कि सिंस यू डोंट हैव एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, देयरफॉर यूर क्लेम, आप कितना भी प्रूफ दीजिए, कितना भी दिखाइए कि भाई ये देखो ऐसा लिखा है और ऐसा ये नंबर है और आज का नासा के डेटा के साथ मैच होता है, आप कितना भी दिखाइए, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रूफ फॉर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, दिस कैन नॉट बी ट्रू। दिस इज मीन्स विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। जिसको साइंस नहीं समझता, ऐसा आदमी ऐसा सोचता है। Right. ये रियलिटी है। नाउ आपके प्रश्न पे आता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी। हमें क्लूज आर गिवन। पुष्पक विमान था रावण के पास, महाभारत में भी विमान थे। महाभारत जो कौरवों के पास या पंडु के पास विमान नहीं थे, कृष्ण के पास भी विमान नहीं था, लेकिन महाभारत में विमान थे। जो शाल्व ने अटैक किया था द्वारका पे, वो विमान से ही किया था। उपरिचर करके पांडवों का एक पूर्वज, उसके पास विमान था। वो तो इतनी ह्यूमरस मीन्स प्लेजेंट स्टोरी है कि वो उसका लो फ्लाइंग विमान होगा उसका। वो जब जा रहा था, विमान चला रहा था छोटा लो लेवल पे, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के जैसे थे ना, वो तो एक ब्यूटीफुल लेडी जाते हुए उसने देखी, तो उसको इतना अट्रैक्ट हो गया, वो देख रहा है, वो विमान से गिर गया। महाभारत सेज दैट। आजकल वो मोटर बाइक पे लोगों को होता है बॉयज का। सो दिस इज हाउ वेरी कंसिस्टेंट इट इज। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो ये हमें रावण के पास पुष्पक विमान था, उसका वर्णन आता है। जो वानर थे, वो वानर तो उड्डान कर सकते थे, मीनिंग दे हैड अ फ्लाइंग एबिलिटीज। सब वानरों को नहीं थी, और हर एक का अपना एबिलिटी अलग अलग था। जैसे कि वो सीता के शोध के लिए दक्षिण पार्टी जब जाती है ना, तो ऐसा वर्णन आता है कि अभी ये लंका कौन जाएगा महेंद्र पर्वत से, तो वर्णन आता है कि अंगद बोलता है मैं इतना जा सकता हूँ लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता। कोई बोलता है मैं 50 योजन जा सकता हूँ, मैं 20 योजन जा सकता हूँ। फाइनली इट कम्स डाउन टू हनुमान।
नाउ लोग पूछेंगे वो कैसे फ्लाई करते थे, मीन्स आप भी पूछेंगे, अगेन आई विल से आई डोंट नो, मे बी ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग। सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रामायण और महाभारत ये इतिहास के ग्रंथ है, ये कोई टेक्नोलॉजी मैनुअल्स नहीं है। राइट। आज भी आप समझ लो डैन ब्राउन का बुक पढ़ते हो, यू नो लाइक प्रोफेसर लॉन्गडाउन फ्रॉम हार्वर्ड गोज टू लंदन काइंड ऑफ थिंग, ये डिस्क्राइब नहीं करता कि कौन से प्लेन से गया और इंजन कौन सा था और फ्यूल Sure, कौन सा था। sure. अभी हमें पता है करके वी डोंट डाउट इट, अभी तक किसी ने डाउट नहीं किया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी हम सब पीपल फील स्मार्ट और तो व्हिच टेक्नोलॉजी वाज देयर, आई मीन सम सो कॉल्ड फेमस नेम्स आस्क सच स्टूपिड क्वेश्चंस, सो व्हिच टेक्नोलॉजी एंड हैव यू फाउंड द इंजन एंड डू यू नो द फ्यूल? नो, आई डोंट नो एनी ऑफ इट। बट मैं अभी पूछता हूँ, ये हम आज ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि लास्ट 110 ईयर्स में हमारे पास वेरी सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन टेक्नोलॉजी है। राइट। समझ लो हम पीछे 400 ईयर्स पहले जाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का समय, तब हम ऐसा बैठ के डिस्कस करते होंगे कि पुष्पक विमान क्या चीज थी, तो हम क्या उत्तर देते थे? हाँ कुछ तो होगी लेकिन पता नहीं। आज हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड विमान है, तो इसलिए हमें फिर न्याय दर्शन समझना पड़ेगा कि ये विज्ञान की जो प्रगति है वो कैसी होती है। प्रत्यक्षा अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानी, उपमान से भी प्रगति होती है। लेकिन हमें 400 ईयर्स पहले हमारे लिए उपमान के लिए भी कुछ नहीं था, बट क्या था, कुछ तो था हमारे पास। 400 ईयर्स पहले एरोप्लेन्स नहीं थे, जेट्स नहीं थे, लेकिन बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे, बिल्कुल। है ना। पिजन लेटर्स एंड पिजन्स लेटर्स थे, पिजन्स लेटर रेवंस लेके जा रहे हैं, रेवन्स, हाँ, यस। और बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे। इसीलिए हमने क्या कहा होगा डिस्कशन पता नहीं, लेकिन जैसे बर्ड फ्लाई कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ होगा। इसीलिए हम जब हमारे ग्रंथों में विमान के जब चित्र देखते हैं तो कैसे दिखते हैं आपको? पुष्पक। नहीं, उसको बर्ड जैसा आकार बर्ड रहता जैसा है, विंग्स बर्ड की रहता है। जैसी बीक भी रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी दिखाता है कि बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं आगे और पीछे विमान जा रहा है, मीन्स यू नो हॉर्सेस फ्लाई कर रहे हैं। यस। तो हमें उपमान से हम समझने का प्रयत्न करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी मैन्युअल। राइट। नाउ ये जो आपने प्रश्न पूछा वो भगवान राम ने खुद सुग्रीव को पूछा। सुग्रीव को पूछा, भाई तुझे इतना पता कैसा? एंडीज से लेके उसको अनंत माउंटेन कह रहा है सुग्रीव, ओके, और उदयाचल माउंटेन कह रहा है। आल्प्स को सुग्रीव इज कॉलिंग इट अस्तगिरी, जैसे आर्टिक सी को वो उत्तर पयसाम निधि कर रहा है, और अंटार्कटिका को यम की राजधानी कह रहा है, यम लैंड कह रहा है, यमपुरी कह रहा है ना। आपको पता है यूरोपियंस को कब पता समझ में आ गया अंटार्कटिका? नहीं मुझे 1730 18 सेंचुरी में। ओके। हाँ, लेकिन यूरोपियंस का एक बहुत सारे लोगों को, उसमें भी अच्छे लोग उनको समझता है, बट वो नंबर कम है, सब जगह नंबर, वो अच्छे लोगों का नंबर कम ही रहता है। राइट। अदरवाइज इट्स इग्नोरेंस। उनको लगता है हमने ही 1730 में ढूंढा, आप पहले कैसे ढूंढ सकते हैं? मीनिंग व्हाट इज द स्टुपिडिटी गोइंग ऑन इन देयर हेड कि हमारे पहले नोबडी कैन डिस्कवर और इन्वेंट समथिंग बिफोर अ व्हाइट मैन। दैट इज द प्रॉब्लम। राइट। डिस्कवरी का उनका डेफिनेशन भी अलग है। सी, दे डिस्कवर्ड इंडिया, they discovered you and me, that also by mistake. So we were covered. We were already covered in our existence. They came and discovered. Sugriv never claims anywhere that he discovered any of this place. See the change in the psyche. In fact, Sugriv is so honest. Do you know what he says? He says, भगवान राम को और वानरों को भी, कि मुझे इतना ही पता है। आल्प्स के आगे, उसको वो अस्तगिरी बोलता है, उसके आगे क्या है मुझे पता नहीं। एंडीज के आगे, आगे मीन्स पूर्व दिशा में और क्या है, जैसे कि अर्जेंटीना भी हो जाएगा, बोलता है मुझे पता नहीं। ओके, और उत्तर दक्षिण में तो उसने कुछ बोला ही नहीं कि वो दीज आर द एंड ऑफ द अर्थ जैसा बोला, विच इज ट्रू इन अ वे काइंड ऑफ थिंग। नाउ ये प्रश्न किसी को पूछना चाहिए, जो हमारे सो कॉल्ड फेमस लोग हैं ना साइंटिस्ट, उन्होंने पूछना चाहिए, पूछते नहीं, उनके दिमाग उधर तक, उनका दिमाग जाता ही नहीं। उन्होंने पूछना चाहिए तो भाई नॉर्थ अमेरिका क्यों एक्सप्लेन नहीं की सुग्रीव ने, वेस्टर्न यूरोप क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, उसका भी मैं आपको उत्तर देता हूँ। सो इसको ही कहते हैं उह, जो मैं बोला ना उह, व्हाट इफ सिनेरियो। आप ही प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि नॉर्थ अमेरिका क्यों नहीं एक्सप्लेन की सुग्रीव ने, और वेस्टर्न यूरोप क्यों नहीं किया। सपोज उसका हमारे पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं, तो मैं बोलूंगा आई डोंट नो, एंड दैट इज अ लेजिटिमेट आंसर। Yes. Fortunately, in this case, we have a very good reason to believe we know the answer. Because again, to understand that answer, we have to go back 14,000 years. तो 14,000 years ago, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में क्या था, आपको पता है? नहीं। सिर्फ ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स थे, So it was all frozen. ऑल फ्रोजन।
नॉर्थ अमेरिका में ऑल द वे डाउन टू ओहायो लाइन वो कहते हैं, उसके नीचे भी कोल्ड था, बट देयर वाज नो स्नो, मीन आइस नहीं था, आइस थिक नहीं था. बट एंटायर कनाडा, प्रैक्टिकली एंटायर कनाडा एंड हाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज under a thick sheet of ice, Ice. like a glacier, 4 kilometers, miles thick. And the entire Western Europe was like that. So it's only after the melting and stuff that happened that these lands, okay, emerged. Now, this also causes another confusion, not only among the Western folks, even among Indian folks, so-called Indian researchers. Again, मैं उसका intention doubt नहीं कर रहा हूँ, उनकी sincerity भी doubt नहीं कर रहा हूँ, उनका competence doubt कर रहा हूँ. Doubt भी नहीं कर रहा हूँ. I'm telling you that they are incompetent. I'm asserting they are incompetent. उनका sincerity doubt नहीं कर रहा हूँ. They are very sincere. ओके क्या है फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उनको मीन्स जब मैं बताता हूँ मेरा रिसर्च 14,000 ईयर्स पहले रामायण, पहले ये लोग ही डर ये लोग बोलते हैं अरे ये तो तब तो आइस एज था, आइस अभी तो आइस एज नहीं है ना इंडिया में, लेकिन वो थर थर कांपने लगते हैं ठंडी से. दिस इज द काइंड ऑफ स्टुपिडिटी दैट वी हैव एक्चुअली इनहेरिटेड एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग इट. आइस एज वाज देयर इन द नॉर्थ अमेरिका, आइस एज वाज देयर इन द वेस्टर्न यूरोप. Ice Age was not there in India. It was not there in India for million years. ये तो हम 1,00,000, 100,000, 14,000 की बात कर रहे हैं. So basically इसलिए 40, 50, 60,000 पुराने भी हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हाँ, मिलते हैं. उसमें मैं क्विक समरी बताता हूँ भारत की, जो मेरा जो संशोधन है, और रूपा भाटी कभी आपने नाम सुना होगा, जो मेरे को रिसर्चर है, गुजरात में रहते हैं, उनका रिसर्च है, और भी हमारे साथ बहुत सारे काम करने वाले हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में अनिल नारायणन करके फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट है, जो अमेरिका में अभी कंसल्टेंसी करते हैं, उनके साथ भी काम होता है. बाहर की जो साइंटिस्ट है ना, ये भी मैं बता दूं कि जो मेरा रिसर्च है, जो रूपा भाटी जी का रिसर्च है, बहुत सारा जो नॉन एस्ट्रोनॉमी रिसर्च है ना, दिस रिसर्च इज बीन डन बाय नॉन इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड. ना उन्होंने करते हुए वो रामायण करके, महाभारत करके, ऋग्वेद करके नहीं कर रहे. दे आर डूइंग इट फॉर ओशनोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, सेडिमेंटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, ये जो बहुत सारे जेनेटिक्स, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, अपना अपना विषय में वो कर रहे हैं. डिसीज के लिए जेनेटिक्स करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया है, संशोधन किया है, उसका उपयोग हम हमारी संस्कृति की एंटिक्विटी कितनी पुरानी है और उसका दुनिया के लिए रेलेवेंस क्या है, वो समझने के लिए हम कर सकते हैं. तो भगवान राम ने जब सुग्रीव को पूछा कि भाई तुझे कैसा पता, तो डू यू नो व्हाट सुग्रीव, द आंसर्स आर देयर इन रामायण. सुग्रीव सेज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाली, although he was staying on that one mountain where Wali cannot supposedly come. पता है ना आपको कथा? दो वाली दैट गाय जो आदि शक्ति ले लेता था, देख वाली बाली, हाँ, ओके, उसका भाई, जिनका राम जी ने वध किया था. करेक्ट. तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अ वाली ही वाज स्टेइंग ऑन वन माउंटेन. तब भी उनको इतना विश्वास नहीं था कि वहां भी आ सकता है. वाली वाज अ एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन. वाली हैज डिफीटेड रावणा बिफोर. ओके, हाँ, इनफैक्ट दैट इज द, आई मीन हमारा डाइग्रेशन होगा, बट मे बी वी कम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रामायण. That is the reason it's very interesting. Nobody suggests Bhagwan Ram to go to Wali to get, because भगवान राम क्यों घूम रहे हैं? सीता को सर्च कर रहे हैं ना. और उनको ये थोड़ा सा जटायु के कारण और बाद में सुग्रीव को मिलने के बाद सुग्रीव के कारण ये तो पता है कि रावण लेके गया. तब भी एवरीबडी सजेस्टिंग गो मीट सुग्रीवा. ये हमारा एक अलग सब्जेक्ट होगा, बट डू यू नो व्हाई? Because there is a bigger conspiracy going on in the background. सिर्फ इफेक्ट ये नहीं है कि मिस भगवान राम का इफेक्ट होगा कि सीता को लाना है, बट द बिगर ऋषि लोगों का जो चल रहा है, जिसके लिए वो राम उनके लिए लीडर होके बैठा है. जैसा भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए, बट मेनी अदर नेशनलिस्ट पीपल हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव व्हिच दे वांट टू अचीव थ्रू मोदी जी. श्योर, समथिंग वेरी सिमिलर. भगवान राम get through, they want to achieve certain objective right from Kaikeyi. I mean, this is not explicitly always stated in Valmiki Ramayana, but it is there. So everyone suggests, even the Kabanda also says ki go meet Sugriva. Do you know why? Because because the idea is under the protection of Ravan. Even Ravan was a very magnanimous person. He made indeed many mistakes, blunders, and the power corrupts and absolute power corrupts absolutely. But he was a magnanimous person. But he was giving protections to some people, many Rakshasas who were doing bad things. So what do?
He may be magnanimous, but he's protecting the bad folks. So Yeah. you have to get rid of him. Put him down. This is a lesson for us Hmm. right now, you know. So everyone is suggesting go meet Sugriv because if Bhagwan, now ये मैं मेरा analysis बता रहा हूँ, भगवान राम वाली को जाके मिलते थे, do you know what Wali would have done? Tell me. Because Wali has defeated Ravan. Once Wali defeated Ravan previously, Ravana party never interfered with Wali. With the Kishkinda. They bypassed Kishkinda to come to Maharashtra. Maharashtra was also under Ravana's control. That's why Khara, Dushan, Trishira, Shurpanakha, they are all in Nasik area. Why? Because it is under their control. So Wali ke paas jata tha, to Wali says, what's the challenge? He says, oh, my wife has been stolen by Ravana. Wali would have said, just stay here, enjoy my hospitality. I will just get your Sita back. If Wali would have asked, Ravana would have given the Sita because Ravana knew the power prowess of Wali. But the idea was to get rid of that total control of Ravana. And that's why everyone is suggesting, you can read Valmiki Ramayana. Everyone suggests go to Sugriva, go to Sugriva. सुग्रीव ने मतलब ऑलमोस्ट जोग्राफिकली सारे डेस्टिनेशन देखे हुए थे. हाउ लाइक मेरा मेन क्वेश्चन था कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक लाइफ लॉन्ग टाइम में वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बट देयर हैज टू बी समथिंग. अब वो वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू इट कि क्या होगा, बट हाउ डिड ही मैनेज टू नो द होल ग्लोब? Correct. Actually, the question that you are asking is exactly the same question Bhagwan Ram asked Sugriv. And what Sugriv said is, because of the fear of Wali, he said he used to always fear maybe Wali will come and kill him. So he used to keep on changing his places. And in the process, actually, he says in Ramayana that he went around the world 21 times. Just to be away from Wali. Away from Wali, and always feeling the fear and the influence of Wali in different places. So he will change the place. So that he might be pursuing him, paranoia. So that is Sugriva's answer. Okay. And even actually Bhagwan Ram is very astonished. How come he know all these places? Oh. And so that's the answer here. Now, if you go around the world and if you follow this Kishkinda Kand, you can find these places. Literally, you can take the Google Earth and have Valmiki Ramayana, Kishkinda Kand, Sarga 40, 41, 42, 43, 44, and go in each direction, the geographical map, and you can start tracing them. That is what I have done in 2 talks like Sugriva's Atlas. That's what is called Sugriva's Atlas. Okay. And now we are in the process of writing a book. Okay. In fact, the first draft is done, Sugriva's Atlas. And it should come out very soon, both in English and Marathi. Very nice, very nice. What is the location of Kishkinda, like geographically? Kishkinda is modern day in Karnataka, Hampi, Bellary. But isn't that also place of Hanumanji's birth, Hampi? As said. Hanumanji's birth, what you will find is depending on where you read it. Valmiki Ramayana is not very specific on the birthplace of Hanuman. So all that we hear, all that we read is outside Valmiki Ramayana. Many Puranas and whatnot. And so the different Puranas describe different places. Usually, I will tell you what it is. Usually, that means nobody knows. That is usually the case. Now, that is not to say one of the places mentioned in Puranas would be actually Hanuman's birthplace. It can be. It can be. But additional research is required. And sometimes, see, people also need to learn this. Sometimes there is no sufficient evidence that can take you to a solution. Then one should also learn to give up working on a specific problem. Sometimes the evidence is not there. Just sufficient evidence is not there. Maybe it will appear in future, but right now it's not there. But still people say, no, but still I want to know. Hey, great, you want to know. At least don't ask me, go figure out yourself. You know? Sure. Very nice. So when we talk about Hanumanji, so Ramji had a whole Vanar Sena. Can you tell me about the legitimacy of that story? Like, कितना सही है, क्या है? About Vanar Sena? Was it really a Vanar Sena? और क्या उसमें क्या वो लोग सही में जैसा उन्होंने पुल बनाया हुआ, like is there a credibility to the whole story? Can you tell us? The credibility, because itihasa, this is how it happened. So of course it starts with the Shraddha. Okay, it begins with the Shraddha. But also remember, Indian knowledge system knows this. Shraddha is always blind. इसलिए जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति करते हैं ना, basically it's like they don't understand what it means. श्रद्धा is blind. तो अंधश्रद्धा कहने की जरूरत नहीं. वो तो वद तो आघात बोलते हैं ना कि उससे डबल अप कर रहे हो. Sure. लेकिन वो लोग भूलते क्या है, आजकल के सो कॉल्ड एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स ये क्या भूलते हैं, श्रद्धा ब्लाइंड है, श्रद्धा अंध है, अश्रद्धा भी अंध ही रहती है.
आई डोंट बिलीव दिस, ऐसा जब कहते हैं ना, आप उसको पूछो बेस्ड ऑन व्हाट, नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है, वो भी तो blind वो थे। भी ब्लाइंड ही है। श्रद्धा भी ब्लाइंड है, अश्रद्धा भी ब्लाइंड है। ब्लाइंड। तो श्रद्धा का इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भाई ये इतिहास है, तो आपको श्रद्धा के साथ प्रारंभ करना पड़ेगा कि ये सच होगा, ये अंधा ही है। Sure. नाउ यू स्टार्ट विथ इट, यू लुक एट सर्टन रेफरेंसेस, लाइक जैसे हमने सुग्रीवाज एटलस की बात की, तो अब जब हम गूगल अर्थ लेके जाएंगे तो हमें सब जगह मिलते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ट्रू। सो अमेरिका में जहाँ मैं रहता हूँ, जोसेफ कैम्बल करके एक ग्रेट अमेरिकन होके गए, अमेजिंग माइंड, आई कंसिडर हिम वन ऑफ माई गुरुज। विनोबा मेरे दूसरे गुरु है, कार्ल पॉपर तीसरे गुरु है, और ब्रह्मर्षि पद्माकर विष्णु वर्तक, आपने नाम सुना होगा, तो पुणे में डॉक्टर थे। वो मैं ये सब्जेक्ट में मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो जोसेफ कैम्बल ने कहा है कि आई डोंट नीड फेथ, यानी कि श्रद्धा, फॉर आई हैव एविडेंस। लेकिन जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं है तब तक आपको श्रद्धा से ही चलना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि आप वाल्मीकि रामायण को ये सच इतिहास है करके मान के चले, और हर एक जो आपको साक्ष्य मिलती है उसका विज्ञान के पद्धति से निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको क्या क्या चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें नहीं मिलती। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये हमने तो विश्व की बात की, अभी आप साउथ अमेरिका में जाते, पूर्व दिशा में भारत से निकल के हुए, तो बीच में के वर्णन आते हैं, रौप्य द्वीप यानी कि थाईलैंड, बाद में यवद्वीप यानी कि जावा यानी कि इंडोनेशिया, उसके बाद क्षीरसागर जो पैसिफिक ओशन। इवन ही डिस्क्राइब्स अ लैंड, डिस्क्राइब्स अ आइलैंड कि जहां पीपल ईट रॉ फिश, Japan, sushi. Right. Sushi is that old. Yes. Huh? Yes. Or actually cultural links are there. Hamon culture of Japan is actually 15,000 BC old, 17,000 year olds at least. And that culture has a connection with South America in Ecuador. It's called Waldia culture. So इक्वादोर में जो एंशियंट आर्कियोलॉजी में जो डॉल्स वगैरह मिलते हैं ना, आप वो डॉल देखेंगे ना, मैंने उसके ऊपर लेक्चर्स दिए हुए, डॉल्स देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो जापानीज गर्ल है। And these are going back 6,000 years and so on. But when Sugriva is describing, now ऐसा ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि actually वानर वहां तक गए, लेकिन they are describing the South American landscape, वहां का जो ट्राइडेंट है। Precisely. हाँ, त्रिशिरा कांचनस्केतु स्थालस्तस्य महात्मना स्थापित पर्वतस्य अग्रे विराजति स वेदिका, एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ट्राइडेंट जैसा, हमारे त्रिशूल जैसा, उसके बारे में बात करते हैं। How old is it? Like वो जो त्रिशूल बना हुआ है? Definitely older than 14,000 years. वो कृतयुगा में, से पूर्वस्यादिशि निर्माणम कृतम तत्त्रिदशेश्वरे ततः पर हेममय श्रीमान उदय पर्वत। कृतम, तो कोई लोग बोलते हैं कि कृतम इज क्रिएट किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और कृत युग में किया यानी कि सत्य युग में किया, यानी कि रामायण के बहुत पहले। सर, कमिंग बैक टू द आइस एज, आपने बताया कि हाफ ऑफ द अमेरिका और हाफ नॉर्थ अमेरिका एंड सम पार्ट ऑफ व्हाट यू सेड, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। सो अगर हम ये लैंड देखते हैं, इंडिया का जो ये मतलब लैंड है, यू से कि वी गेट एविडेंसेस इतने पुराने बिकॉज हमारे यहाँ आइस एज आया नहीं। सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि मुझे प्रॉब्लम अब इसमें ये हो जाती है कि अगर आइस एज भी नहीं आया, या कभी कोई ऐसा वाटर वॉश जो बोलते हैं कि कभी ना कभी एक फ्लड आता है, ग्रेट फ्लड आता है, तो जब हमारे यहाँ आइस एज नहीं आया, जब हमारे यहाँ ग्रेट फ्लड नहीं आया, तो वॉट एवर वी यूज्ड इन रामायण एंड महाभारत, एटलीस्ट समथिंग शुड हैव बीन देयर विद अस। Yeah, how much time you have? We have stuff from all the time. See, this is a challenge, the greatness, and also you can consider the pain of a living civilization. See, बाकी सब civilization उन्होंने डिस्ट्रॉय करके म्यूजियम में रखी है। दुनिया में अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि वेरी वाइब्रेंट लिविंग एंटिक डीप सिविलाइजेशन सिर्फ भारतीय सिविलाइजेशन ही बची है, इसलिए सब लोग उसको भी मोड़ तोड़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी सब सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशंस आर देयर अराउंड द वर्ल्ड, मयन सिविलाइजेशन, इंकाज, एस्टेका सिविलाइजेशन, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एज आई टोल्ड यू, ऑस्ट्रेलियंस दे आर गोइंग बैक 50,000 70,000 years, they had agriculture going back for thousands of years, but the modern academia will not accept that. India had agriculture going back to 45,000 years. Okay, but because it's a living civilization, what happens in living civilization is we make use of all the things, we recycle things. Only where do you, all the objects in a museum, when do you find them? You mostly find them from a dead civilizations, Right, which has gone under the ground and somehow it is there. If it is above the ground, we reuse it. आप जाके देखिए, प्लास्टिक से लेके आयरन से सब रिसाइकल हो रहा है, जालना में जाके उसका फिर बन रहा है। जो आप बोल रहे थे कि
the mode of the technology should not be important, because over a period of time, since we are a living civilization, वो it would have transformed or molded into something else. Correct. इसलिए to get a precise answer कि how they accomplished so many things is a little bit like a shady, it's a gray zone for me. हाँ, नहीं हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं। अभी अब जो यंग बच्चे हैं उनको आप बताइए कि ऐसा एक फ़ोन होता था और ऐसा डायल करते थे, ऐसा गोल-गोल घुमाते थे। या उसके पहले जाके ऐसा था कि पहले सिर्फ़ फ़ोन उठाने का, तो टेलीफ़ोन एक्सचेंज में जाएगा, उसको बोलना भाई 39 लगा दे। दे विल से व्हाट इज़ दैट? या पेजर था, पेजर पेजर था, हाँ। राइट? पेजर अभी भी थोड़ा फेमस हो गया है इज़राइल में। ओके, लोगों को पेजर समझ में आ गया। सो एक्चुअली वी कैन फाइंड, सो वो भी है, उसको हम कहते हैं कि सिंगल एरो ऑफ टाइम। कि सिंगल एरो ऑफ टाइम ये भी एक नॉनसेंसिकल फ्रेमवर्क है, व्हिच इज़ व्हाट इट मीन्स इज़ कि एज़ यू गो बैक वी गेट बैकवर्ड एंड बैकवर्ड in our intellect, in our technology Okay, and everything. I get you. Huh. There is no evidence for that. Actually, there is a evidence contrary to it, and Indian civilization and many ancient civilizations is a good evidence to counter that point. बट हम ऐसा सोचते हैं कि हम जैसा पीछे जाएंगे वैसा बैकवर्ड है। ये जब हम सोचते हैं ना तो लोगों का विश्वास नहीं होता। बट भाई तब कैसा एक लास्ट में पॉइंट लेते, पीपल से कि बट नीरज जी you are saying, and I say I'm not saying, there are peer reviewed papers with the evidence they're saying India had agriculture going back to 45,000 years. But बोलते हैं, but how can the old human being can do agriculture? उसको इंटेलिजेंस था क्या? मैं उसको आंसर देता हूँ, बोलता हूँ भाई ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस कितना था मुझे पता नहीं, बट जो एंड्स है ना जिनको दिखता भी नहीं, ants are doing agriculture. They have also domesticated other animals going back to 40 million years. ये साइंटिफिक अमेरिकन कहता है, बट ये जो लोग हैं वो पढ़ते ही नहीं, तो कहाँ से उनको पता चलेगा? क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि राम जी का जो एग्जाइल हुआ था उनका somehow you will find the right dates celestial events के through या astronomical constellation alignments के through, I mean to say, was it expected? See, प्रॉब्लम ऐसा है, इफ यू आर डूइंग रिसर्च, री मीन जो पहले हुआ ही है लेकिन रिसर्च कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेनी टाइम्स एकेडमिक सेटिंग, तो यू सिलेक्ट दोस थिंग्स कि जिसके पास आपको कॉन्फिडेंस है कि उत्तर मिलेगा, Right. बिकॉज ग्रांट के लिए मनी लिया है तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा, यू नो। नाउ दैट इज नॉट टू से कि लोग ग्रेट रिसर्च करते नहीं करते, बट दे हैव टू बी कॉशियस ऑल्सो। आई वॉन्ट टू सेपरेट दैट फ्रॉम ओरिजिनल रिसर्च। ओरिजिनल रिसर्च में जैसा मैं करता हूँ, मैं इसको ओरिजिनल रिसर्च कहता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही ओरिजिनल रिसर्च कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं ऐसा करने वाले, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली रिस्की प्रपोजल है। कि आप स्टार ट्रेक देखते थे? Right. हाँ, स्टार ट्रेक का एक ये क्या है, स्टार ट्रेक द यू नो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। Sure. ये ऐसी जगह है कि जहां आपको पता नहीं है उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं, करेक्ट उत्तर, एक्यूरेट उत्तर, प्रिसाइज उत्तर तो बहुत दूर की बात। तो योर क्वेश्चन इज कि क्या मुझे ऐसा पता था? एक्चुअली आई डिड नॉट नो, but what I can tell you after like 35 years is that it totally astonishes me. It's again, I will say it's a Vyasa Krupa and Valmiki Krupa. The kind of evidence that they have embedded into this is that it brings us not only to an approximate time period, it brings you to a very specific year, even it brings you to a very specific season, specific month, specific day and a tithi and a nakshatra. So basically very precise, very Very precise. precise. तो हमारे ये जो 4 युग हैं, तो इनका टाइमलाइन क्या है? मतलब व्हाट इज द एज, लाइक इज इट कोई कैलकुलेटेड टाइम है कि एक युग इतने का रहेगा, या इज इट बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ ग्लोबल इवेंट या सम ग्लोबल चेंज? मतलब युग का कैलकुलेशन क्या है? करेक्ट। आपने इधर और सिनेरियोज दे दिए मुझे, हाँ। पूछा कि आंसर क्या है। हाँ। द आंसर इज यस। इनफैक्ट आपने तो बाइनरी सिनेरियो दे दिए। एक्चुअली यू कैन गो फॉर अ क्वाटरनरी सिनेरियो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ युग, तो और अलग अलग तरह के हैं। जैसे मैंने कहा, जो अरुण उपाध्याय जी है, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और बहुत अच्छे संशोधक है जी। उन्होंने हमारे ग्रंथों से 26 डिफरेंट व्याख्याएं एकत्र लाई है युगों की। मैंने उसमें 10 के एडिशन कर दिए। अभी ये सबको लेके 26 36 तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको मैं 4 टाइप्स ऑफ युग में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। जो हमें एक युग क्या पता है, एक सर्टन समय, तो वो तो युग है ही। ये जो चारों टाइप के जो युग है उसमें समय की धारणा तो कहाँ से तो है, लेकिन समय का पीछे जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ।
ये जो मिलियन ईयर्स के जो युग है ना, कि हम्म। जहाँ हम सब अटक के पड़े हुए हैं, हम्म। और हम पूछते हैं कि रामायण, आप तो कह रहे हैं 14,000 ईयर्स अगो, लेकिन रामायण तो त्रेता युग में हुई। हाँ, तो आई विल से यस, रामायण 14,000 ईयर्स अगो हो गई, रामायण त्रेता युग में हुई, उसके साथ भी मैं अग्री करता हूँ। लेकिन तीसरा प्रश्न आता है, फिर त्रेता युग हुआ तो कम से कम 1 मिलियन ईयर्स, लाइक 10 लाख साल के पहले तो जाना ही पड़ेगा। आई सेड नो, दैट इज रॉन्ग। नो, लोग पूछते ये कैसा हो गया? द रीजन इज, ये जो आप में से आप नहीं, ये जो जनरली कॉमन मैन, जो भारतीय कॉमन मैन, जी। जो युग का जो काल पुल करता है ना, हम्म। मिलियन ईयर्स, लाइक यस। उसमें मेन है द्वापर युग 8,64,000 का। राइट। ये जो डेफिनेशन है ना, उसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। ये डेफिनेशन कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। ये डेफिनेशन हमारे भारत के एस्ट्रोनॉमी ग्रंथों में आती है। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिया और बाकी सब, भास्कराचार्य सब लिखे हुए हैं। उसमें किस लिए किया है पता है? जैसे हमारे साइंस में कॉन्स्टेंट्स रहते हैं ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, -34 वगैरह, राइट। अवागाड्रोस नंबर, ऐसा ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। कौन सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन? एस्ट्रोनॉमी का। जो हमारे जो ग्रह तारे हैं, ग्रह, उसमें से हमारे जो दिखने वाले ग्रह, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, जी। उनका जो भ्रमण कक्षा, भ्रमण समय है ना, उस समय एक्यूरेट प्रिसाइज निकालने के लिए ये नंबरों का उपयोग किया है। वो कैसा किया है? वो सूर्य सिद्धांत में सब क्लियर है कि एक महायुग, यानी कि 4.32 मिलियन ईयर्स ऑफ द सोलर ईयर, श्योर। हाँ, जी। उसमें चंद्र के इतने फेरे होते हैं, हम्म। जुपिटर के इतने फेरे होते हैं, सैटर्न के इतने फेरे होते हैं। हम्म। उससे हमें क्या आता है? सैटर्न के फेरे आप जितने हैं वो ले लो, उसको सूर्य के जो फेरे हैं उससे डिवाइड करो, या उल्टा ये ले लो, रेशो ले लो, और उसको मल्टीप्लाई बाय द ईयर का लेंथ, 365 डेज। वो आप करोगे तो आपको पता चलता है कि सूर्य, सॉरी, शनि का भ्रमण समय कितना है, प्रिसाइजली डाउन टू अ फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शन में एरर होना नहीं चाहिए करके उन्होंने ये नंबर इन्फ्लेट कर दिए। जैसे कि 27.53 चंद्र एक भ्रमण करता है, बट वो एक्चुअली 27.53 में नहीं करता ना, वो 532871 ऐसा होते बिल्कुल। जाएगा। वो एरर एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए करके उन्होंने डिसाइड किया, मुझे एक्यूरेसी कितनी चाहिए, मुझे प्रिसीजन कितना चाहिए, रिजोल्यूशन कितना चाहिए। उससे उन्होंने उल्टा हिसाब किया, और उन्होंने लगा मुझे जाना चाहिए 4.32 मिलियन ईयर्स। उतना में मुझे कितने फेरे होते हैं चंद्र के, राइट। शनि के। ऐसा करने के लिए जो किया है वो एस्ट्रोनॉमी का युग है, उसका ओके। इतिहास के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके। लेकिन मैं और एक, अब दो चार आपको एक बताता हूँ, जी। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपने जो कहा वो करेक्ट डेफिनेशन है। कि जैसा हम अभी कह सकते हैं, पॉलिटिकली स्पीकिंग, हम भारत के लिए कह सकते हैं कि ये अभी मोदी जी का युग है, मोदी युग चल रहा है। जी। उसके पहले हम कहेंगे हमारे मनमोहन सिंह जी का मनमोहन युग सिंह का चल युग। रहा था। जी। ऐसी बात होने वाली बात है, एक नेहरू का युग था, ऐसा हम कह सकते हैं। जनरेशन में भी पिताजी का युग, बच्चे का युग, तो उसको भी युग कहते हैं। युग का बहुत डेफिनेशन है। वैसा हम कह सकते हैं कि जो भगवान राम का जो समय था वो त्रेता युग, भगवान कृष्ण का समय वो द्वापर युग। ये हमने डेफिनेशन दिए हुए डेफिनेशन है। लेकिन और आपको मैं आगे लेके जाता हूँ, हमारे कृति से भी युग का डेफिनेशन है। जैसे कि ऋग्वेद के साथ जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसको ऐतरेय ब्राह्मण ऐसा कहते हैं। ओके। ऐतरेय ब्राह्मण में युग की डेफिनेशन में आपको व्याख्या बताता हूँ। उसमें ऐसा कहा है, कलो शयानो भवति। आप जब सोते रहते हो ना, तो आप कलयुग में रहते हैं। When you are sleeping, you are in a Kali Yuga. When you wake up, you are in Dwapar Yuga. When you stand up and ready to perform action, but not अभी तक एक्शन नहीं किया है, you are in a त्रेता युग। और जब आप एक्शन करने लगते हो, जैसे कि चलने लगते हो, चरैवेति इज अ मेटाफोर फॉर एक्शन, तो आप सत्य युग में जाते हो। कृतत कृतत संपद्यते चरण, जब आप एक्शन करते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो आप सत्य युग में हो। आप सोए हो तो कलयुग में हो। उसमें कहाँ समय का संबंध आया? उसमें तो एक्शन का संबंध है। यह ऐतरेय ब्राह्मण की डेफिनेशन है। जैसे कि भक्ति में ऐसा होता है, भक्ति में भी होता है और मॉडर्न साइंस में भी होता है। जैसा आइंस्टाइन का फेमस कोट आपने सुना होगा कि इफ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, 1 hour feels like a minute. हम्म। If you are sitting on a hot plate, 1 minute feels Feels like like an an hour. hour. ये रिलेटिविटी वगैरह चक्कर में उन्होंने, या टाइम वार्पिंग के चक्कर में उन्होंने बता दिया। लेट्स गो बैक टू द टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आपने नाम सुना है? जो बंगाल के बड़े कृष्ण भक्त होके गए, तो उनको एकदम बड़े, वो राधा कृष्ण भक्त थे, बड़े कृष्ण भक्त थे।
और उनके बहुत सारे जो शिष्य थे उन्होंने बहुत सारा लिखा है भक्ति के बारे में, जो षड गोस्वामी ऑफ वृंदावन जो कहते हैं उनको। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु जी ने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, उन्होंने गाइडेंस किया जी और उनके नाम पे सिर्फ 8 श्लोक है, उसमें से मैं एक श्लोक ले रहा हूँ। वो इतना कृष्ण भक्ति में थे कि उन्होंने लिखा है युगायितम निमेषेण, युगा शब्द आ गया देखो, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावरुषायितम शून्यादितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो उसका अर्थ लगाना में तो उल्टा जाएंगे हम, कि जब मुझे गोविंद का विरह हो जाता है, मेरे सामने नहीं है, मेरे मन में नहीं है, मन भी मेरा भटकता है और गोविंद सामने नहीं आता, शून्यादितम जगत सर्वम, मुझे द होल वर्ल्ड फील्स लाइक अ वॉइड, कुछ जीने के लिए कुछ उसमें रहा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ओके, कब? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, मेरे एक सेकंड के लिए, निमेष यानी ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, एक सेकंड के लिए भी मुझे गोविंद का विस्मरण हो गया तो मुझे वो समय युग जैसा लंबा लगता है और मेरे आंख से अश्रु निकलते हैं क्योंकि विरह हो गया करके। नो, इसमें जो वर्णन युग का वर्णन कर रहे हैं ना, उसका कोई आप समय के साथ लेना देना कुछ नहीं है। राइट और एक लास्ट बताता हूँ कि जो महाभारत की डेफिनेशन है और इसमें भी आती है, रामायण में भी आती है। महाभारत में जब पूछा जाता है कि कौन सा युग युग कैसा आता है, कलयुग कब आता है, द्वापर युग कब आता है, सत्य युग कब आता है, तो बहुत बेस 6-7 बार है महाभारत में। भीष्माचार्य कहते हैं, बाकी बहुत बड़े ऋषि कहते हैं। डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन? राजा कालस्य कारणम। ओके जिस तरह से राजा या जो एडमिनिस्ट्रेटर आज के समय में हम कहें, जो जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, ऑपरेशंस चलाता है, उसके अनुसार युग आ जाता है। जी और उसके उदाहरण भी दिए है, जैसे कि भीष्माचार्य का उदाहरण दिया है कि भीष्माचार्य चित्रवीर्य विचित्रवीर्य जब छोटे थे, ये शंतनु के बेटे थे, जी और उनके नाम पे ऑन देयर बिहाफ भीष्माचार्य हस्तिनापुर का राज्य चला रहे थे। भीष्माचार्य बड़े थे, तो महाभारत में ये वर्णन है, जैसे कि वैसे आप लोग देख सकते हैं कि भीष्माचार्य राज्य ऐसा चला रहे थे कि उन्होंने द्वापर युग में सत्ययुग लाया। बाद में हमें ब्रेक में आपने परशुराम जी की बात की, तो परशुराम जी का भी वर्णन महाभारत में आता है कि जो उन्मत्त क्षत्रियों का परशुराम जी ने बहुत बार नष्ट किया, उन्हें 21 टाइम्स वगैरह कहा जाता है। ऐसा करके परशुराम जी ने त्रेता युग में सत्ययुग लाया, ऐसा वर्णन है। और रामायण के बारे में वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन पद्म पुराण और इतर पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या लौटे, उसके बाद उन्होंने जो राम राज्य चलाया वो ऐसा था कि उन्होंने त्रेता युग में सत्ययुग लाया। तो राजा काल से कारणम से, ये बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हमारे लोगों ने एक ही जो एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन ली है और वो रॉन्ग जगह अप्लाई की है इतिहास में। और ये जो है ना, लोग सुनते हैं, मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन तब भी मानते नहीं। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपके पास श्रद्धा नहीं तो आगे ज्ञान किसी ने बोल के भी कुछ फायदा नहीं राइट मिलेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने जो परशुराम जी का देखा था उसमें उन्होंने मतलब राम जी को जब उन्होंने उनको ज्ञात हुआ कि ये विष्णु अवतार है, हाँ, तो उनको समझ गया कि मेरा पर्पस ऑन दिस प्लैनेट खत्म हो गया है करेक्ट, एंड इट्स मोर लाइक उन्होंने अपना स्वॉर्ड उनको दिया, बोले कि नाउ यू रूल इट, यस, आज से अब तुम्हारा युग चालू है। हाँ, सो हिस्ट्री ऑल्सो सेज दैट कि राम जी के इस टाइम से ही त्रेता की शुरुआत हुई, हाँ, ने परशुराम जी के समय सतयुग था। हाँ। तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से किया कि कोई ग्लोबल चेंज बड़ा होता है उस पे युग होता है कि इज इट अ टाइमलाइन थिंग? तो नाउ आई गेट इट कि युग के कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, इट हैज मल्टीपल डेफिनेशंस एंड दीज डेफिनेशंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट डिमेंशंस। एग्जैक्टली, ये एक कॉन्टेक्स्ट में, ये कॉन्टेक्स्ट पे बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली हमारा जो पूरा स्टडी है वो क्वांटम ही है, हमारा हाँ, 1+2+3 ऐसा कुछ नहीं है। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, जैसा इक्विलिब्रियम का है। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में, और एक लास्ट में बताता हूँ, युग का डेफिनेशन आयुर्वेद में जो है ना, नौ सब आयुर्वेदाचार्य उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन करके कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किया हुआ आयुर्वेद के युग का इंटरप्रिटेशन मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है और होना भी चाहिए। उसमें कैसा कहा है कि सत्य युग में, मैं आयुर्वेद की डेफिनेशन बता रहा हूँ, किसी को कोई भी रोग नहीं था। ओके, राइट तो सत्ययुग, मैं उसका डेफिनेशन ऐसा लेता हूं कि जब आप, जैसे राजा काल से कारणम ना,
कि आप अच्छा Administration. एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं तो आप सत्ययुग में रह रहे हो। Right. सिमिलरली आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई मेडिसिन लेना नहीं पड़ रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू यू आर इन अ सत्ययुग। Right. ये मैं उल्टा डिफिनेशन लेता हूँ। Right. सो एक्चुअली मुझे लगता है कि आयुर्वेद का ये डिफिनेशन होगा कि जब आपको कोई बीमारी नहीं तो यू आर इन सत्ययुग, थोड़ा डाउन हिल निकलने लगा तो त्रेता युग आ गया। Right. Right. सो दैट इज हाउ इट इज डन। Right. तो मतलब आज ठीक है ये क्या, क्योंकि हम लोग भी तो थोड़ा यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं, तो युग ये इतने का है, ये इतने वो जो AI जनरेटेड वीडियोस होते हैं, हाँ। तो वो चीज़ बैठ जाती है कि अगर एक युग इतना बड़ा है तो हाँ। फिर राम जी कितने सालों पहले आए 14,000 होंगे। years कैसे हो गया? 14,000 इज फार, बट इतना भी दूर नहीं है। इट वी कैन कॉम्प्रिहेंस, हाँ, मतलब हाँ। वो सोच सकते हैं आप, मतलब उसमें और एक बता दो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं तो भाई आप तो कौन सा निकाले 14,000 वाला। मैंने कहा कौन सा निकाला नहीं, वाल्मीकि रामायण में ही एस्ट्रोनॉमी वाली साक्ष्य तो है ही, लेकिन नॉन एस्ट्रोनॉमी वाली जो साक्ष्य है, नॉन एस्ट्रोनॉमी नॉन एस्ट्रोनॉमी क्या है उसमें? नहीं, इतर साइंसेस, जैसे कि मैं अभी बता दूं, रिवर साइंस ले लो, हाइड्रोलॉजी उसको कहते राइट हैं, राइट मॉर्फोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्स कहते हैं, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री सब कह सकते हैं आप, राइट यू नो। हाइड्रोलॉजी कहते हैं उसका। मैं आपको बता दूं, एक उसमें हम संक्षिप्त में करते हैं कि इससे मैं कह सकता हूँ कि रामायण जो हुआ ना, या वो 15,000 BC यानी कि 17,000 ईयर्स के पहले हो ही नहीं सकती। जो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई जो रामायण है वो 17,000 ईयर्स पहले की हो ही नहीं सकती। उसका प्रूफ क्या है? नॉन एस्ट्रोनॉमी प्रूफ दे रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी प्रूफ भी तो है। जी। नॉन एस्ट्रोनॉमी प्रूफ ये है कि जो हमारा जो सरस्वती नदी थी ना, उसके आसपास की जो नदी थी, तो उसका जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, उससे हम जियोलॉजी का आज का जो मॉडर्न साइंस का डेटा है उससे बोल सकते हैं कि 15,000 BC के पहले जा नहीं सकते। उसका रेफरेंस बताता हूँ। जब भगवान राम तो वनवास में चले गए, दशरथ की मृत्यु हो गई, उसके बाद केकया से भरत आते हैं अयोध्या। तो आते समय जब वो हरियाणा से वगैरह आ रहे हैं ना, पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं, तो शतुद्री का जो वर्णन है ना, वो ऐसा वर्णन है व्हेन ही इज क्रॉसिंग दैट रिवर, तो बोलते हैं कि इसका पात्र जो बड़ी नदी है राधिनी, ऐसा करके बोला है, यू नो। शतुद्री का वर्णन शतुद्री बोलते हैं, सतलज आज की। वो दैट रिवर विच टर्न्स वेस्ट एंड फ्लोज, पश्चिम में मुड़ के बहने वाली ये नदी है। नाउ ये रामायण का वर्णन है। अभी आप मॉडर्न जियोलॉजी में देखोगे, हाइड्रोलॉजी में देखोगे, तो सतुद्री जो नदी है, सतलज है, वो पहले स्ट्रेट नीचे आती थी और वो उधर से आती थी और यहाँ से यमुना आती थी, यमुना का एक, और दोनों मिलके और बीच में का रिवर्स करके सतलज अपने सरस्वती नदी बड़ी नदी थी ना। वो सतलज नदी जो दक्षिण में बहने वाली थी, स्ट्रेट दक्षिण में, वो शार्पली 90 डिग्री पश्चिम में कब मुड़ी, कहाँ मुड़ी हमें पता है, रूपनगर और रूपर बोलते हैं, पंजाब में जगह है, वहां एकदम ऐसे स्ट्रेट साउथ आती है और 90 डिग्री एंगल लेके पश्चिम में जाती है। ओके। वो कहाँ मुड़ी पता है, लेकिन कब मुड़ी, तो ये सिंह और गुप्ता जी IIT कानपुर का 2017 का पेपर है। मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर लोगों का रिसर्च हमें कनेक्टिंग द डॉट्स करने आना चाहिए। दैट पेपर डिसाइसिवली शोज, एंड देयर आर 35 एडिशनल पेपर्स अराउंड द वर्ल्ड जो वही प्रूव करता है, सतलज जो नीचे नदी जो साउथ में आती थी और सरस्वती बनती थी, वो एग्जैक्टली शार्प पे वेस्ट में जो मुड़ी, जैसा रामायण में लिखा है, वो हुआ 15,000 ईयर्स अगो, 13,000 BC। तो उसके पहले हो ही नहीं सकता। राइट। उसके पहले रामायण होता था तो ये वर्णन रामायण में नहीं आता था। समझ गए? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अभी मैं आपको नक्षत्र की बात बताता हूँ, हाँ, एस्ट्रोनॉमी वाली। एस्ट्रोनॉमी की प्लीज। आज वेरी इंटरेस्टिंग है, आज जो हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण यूज कर रहे हैं, जी। नक्षत्र का उपयोग कर रहे हैं, जो 27 नक्षत्र यूज कर रहे हैं, जी। यही 27 नक्षत्र 7,500 ईयर्स अगो महाभारत में थी। एग्जैक्टली यही 27 नक्षत्र 14,000 ईयर्स अगो रामायण में भी थी। लेकिन ये जो नक्षत्र का जो निर्माण हुआ है वो हम दिखा सकते हैं रामायण महाभारत और ऋग्वेद और सबका एविडेंस करके कि 28,500 BC, अप्रोक्सीमेटली 30,000 साल पहले उसका निर्माण हुआ। उसके पहले भी नक्षत्र थे, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन वाज देयर, लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बोलो, यस यस। वैसा जो हुआ वो 30,000 ईयर्स पहले हुआ। नाउ ये रामायण 60,000 ईयर्स के पहले हो ही नहीं सकता, 150,000 ईयर्स पहले हो ही नहीं सकता, ये हम एस्ट्रोनॉमी से दिखा सकते हैं। क्यों पता है? रामायण में स्वाति नक्षत्र का वर्णन आता है और वो हमारे 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। जी। आप 60,000 ईयर्स पीछे चले जाइए, स्वाति ये नक्षत्र 27 नक्षत्र में नक्षत्र था भी नहीं और हो भी नहीं सकता, वो तो पोल स्टार था 60,000 ईयर्स अगो। ओके। इसका अर्थ क्या होता है? रामायण 60,000 ईयर्स के पहले का हो ही नहीं सकता।
ट्रू। जो रोहिणी नक्षत्र की बार बार बात होती है, वो 150,000 ईयर्स के पहले वो रोहिणी नक्षत्र था ही नहीं। दिस एविडेंस टेल्स अस कि भाई रामायण इतनी पुरानी है ही नहीं। राइट। और आप ये लोगों का ये कंफ्यूजन क्यों है? एस्ट्रोनॉमी की युगा डेफिनेशन आप इतिहास को लगा रहे हो। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ये अब कलयुग की शुरुआत कब हुई, मतलब इज इट, क्योंकि जैसे हम लोग धार्मिक वे में बोलते हैं कि इज इट कृष्ण जी की डेथ पे कलयुग का शुरू हुआ कि महाभारत खत्म होने पे शुरू हुआ? ये थोड़ा सा करेक्ट, नहीं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेरे एक को रिसर्चर है, जीवन राव उनका नाम है, बेंगलोर में काम करते हैं आईटी इंडस्ट्री में। उनकी अभी आयु है 25। जी। ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दिस सब्जेक्ट अंडर माय गाइडेंस। माय गाइडेंस ये प्राउड से नहीं बोल रहा हूँ, वो मुझे गुरु मानते हैं। मैं सोचता नहीं कि मैं कोई गुरु हूँ किसी का। व्हेन ही वाज 20, 2020 में। श्योर। और 3 साल में उन्होंने सभी रिसर्च करके बुक लिखी है। बुक का इंग्लिश में नाम है युगांत बाय जीवन राव। उसका मराठी भाषांतर भी हो गया है, कलियुगाचा आरंभ ऐसा करके, कलियुग का प्रारंभ जो आपका प्रश्न है। और उसमें आप जो पूछ रहे हैं ना, ये सब उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं। तो होता क्या है, ये जो हम ऑर्डिनरी भाषा में हम बोलते हैं ना कि आपको पूछूं मैं, समझ लो कि भारत को स्वातंत्र्य कब मिला ब्रिटिशों से। एक आप एग्जैक्टली ईयर भी बोलेंगे 1947, कोई बोलेगा 15 अगस्त 1947, कोई बोलेगा कि अबाउट 70 ईयर्स अगो, कोई बोलेगा 75 ईयर्स अगो। ऐसी बात है ना, ऐसी सिमिलर डिस्कशन है। तो उसमें डिस्कशन क्या आता है, एक्चुअली आप पूरा एविडेंस साक्ष्य लेंगे महाभारत की और इवन पुराण ग्रंथों की, तो उत्तर एक ही आना चाहिए, एक ही आता है, वो है लास्ट एंड 18th डे ऑफ द महाभारत वॉर, तब शुरू हुई। फिर महाभारत पे लोगों ने बहुत सारे डेट्स निकाले हैं। आई एम असर्टिंग कि वो सब रॉन्ग है, 55-61 करेक्ट है। किसी को भी लगेगी कि वो करेक्ट नहीं है, दे कैन कम एंड चैलेंज एंड वी कैन हैव अ डिबेट। तो डेट आता है सेकंड डे, लास्ट डे ऑफ द वॉर 18th डे इज 2 नवंबर 55-61 BC। ये डेट है। अभी आपके प्रश्न पे आता हूँ, जो उप प्रश्न आपका है, फिर वो कृष्ण, भगवान कृष्ण का निर्वाण हुआ, उसके साथ हुआ क्या, ऐसे वर्णन पुराण में आते हैं, ऐसा वर्णन महाभारत में नहीं आता। महाभारत में वेरी क्लियर इट वाज द लास्ट एंड 18th डे ऑफ द वॉर। इवन ये बात पुराण में भी क्लियर है, हरिवंश में भी ये क्लियरली आता है कि इट वाज 18th डे ओनली। जैसे कि अभी हमने इस्कॉन की बात की, तो जो उनके जो फाउंडर थे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और इस्कॉन का और मेरा संबंध भी 40 ईयर्स से रहा है, 87 से ही रहा है मेरा संबंध उनके साथ। उन्होंने भी अपने कमेंट्री में लिखा है कि कली युग का जो प्रारंभ हुआ वो 18th डे ऑफ द वॉर ही हुआ। हरिवंश में वैसा है, महाभारत में वैसा है। फिर ये कंफ्यूजन कहाँ से आता है, ये पुराण में ऐसा लिखा है और वो भाषा भी पुराण की क्लियर है कि कलयुग तो शुरू हुआ, लेकिन कलयुग के जो सिम्टम्स है वो कृष्ण भगवान का निर्वाण होने तक दिखे नहीं, बिकॉज भगवान कृष्ण ही थे। तो ये थोड़ी भक्ति की भाषा है, क्योंकि लोग ऐसा भी पूछेंगे, अरे भगवान कृष्ण होते हुए कलयुग आया करके। फिर किसी ने ऐसा लिखा कि नहीं, भगवान कृष्ण होते हुए कलयुग का प्रारंभ होने के बाद भी जब तक उनका निर्वाण नहीं हुआ तब तक उसके सिम्टम्स दबे रहे, सिम्टम्स वेर सप्रेस्ड, समथिंग लाइक दिस। तो ये भक्ति की भाषा है। तो हमें सेपरेट करना चाहिए, उसमें सेपरेट करना आना चाहिए, और करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप तुलसीदास जी के रामायण को मानोगे या वाल्मीकि रामायण को मानोगे, दोनों को मानना है, दोनों को मानना है। हमें कॉन्टेक्स्ट करेक्ट पता चाहिए। राइट। तो बेसिकली 18th लास्ट डे ऑफ द वॉर इज द एंड ऑफ द युग, एंड 2 नवंबर 55-61 BC से कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की शुरुआत हुई। रामायण के कौन से एपिसोड ने आपको सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम स्टैम्प दिया है? सो फॉर एग्जाम्पल, रामायण में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि रामायण में क्लोज टू 600 एस्ट्रोनॉमी डिस्क्रिप्शंस है। दिस वन विल डायरेक्टली टेक यू टू 14,000 ईयर्स अगो। ऊपर लिखा है ना 13 मिलेनियम BC, विच बेसिकली लाइक इट हैज टू से 12,000 समथिंग, बेसिकली 14,000 ईयर्स अगो BC के लिए। उसमें सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं मेरे एक को रिसर्चर के साथ बात कर रहा था, एंड शी वाज सेइंग व्हाई पीपल डोंट गेट इट। फॉर एग्जांपल, आपको ध्रुव तारा पता है, आकाश में कभी आपने देखा है? यस। सी, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन समबडी कि रामायण का समय ना, तो मैं उनको रात में लेके जाऊंगा और ध्रुव तारा दिखाऊंगा। और अभी समर का सीजन है, अभी तो हमारे यहाँ बारिश होता है, लेकिन अमेरिका में तो समर में भी अच्छी तरह स्काई दिखता है। तो ध्रुव तारा जहाँ है ना, नाउ दैट पोल स्टार ऑल्सो चेंजेस। एक्चुअली 26,000 ईयर का एक पृथ्वी का साइकिल है, एक टाइप का मोशन है, इसे संपाद चलन हम कहते हैं। एक फुल साइकिल उसको 26,000 ईयर्स चलते हैं। तो वो जब बदलता है ना,
तो जहां पृथ्वी का अक्ष पॉइंट करता है वहां जो स्टार होता है उसको हम पोल स्टार कहते हैं। तो अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है करके हम वो जो ध्रुव है उसको ध्रुव मध्य से उसको पोल स्टार कह रहे हैं। बट इफ यू गो बैक लाइक 5000 ईयर्स तो थुबान करके जो स्टार था, जो ग्रीक लोग थुबान कहते हैं, वो पोल स्टार था। बाय द वे दैट वर्ड थुबान हैज कम फ्रॉम अ ध्रुव, बट वो अनदर स्टोरी, सो आई विल नॉट गो इन लिंग्विस्टिक्स देयर। आप पीछे चले जाइए तो अलग अलग स्टार्स पोल स्टार बनते हैं। ये जो रामायण में जो सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप का जो श्लोक है ना, ब्लू में ग्रीन में जो ग्रीन बैकग्राउंड में है, यस दैट वन श्लोक इज केपेबल ऑफ टेकिंग पीपल इमीडिएटली बैक टू 14,000 ईयर्स। लक्ष्मण रामायण के एस्ट्रोनॉमर्स लक्ष्मण है आप कह सकते हैं, हर एक जगह वो लक्ष्मण वर्णन करते हैं। पंचोटी में भी एस्ट्रोनॉमी के डिस्क्रिप्शन लक्ष्मण ही वर्णन करते हैं। किष्किंधा से जो लंका के लिए निकल रहे तो लक्ष्मण ही वर्णन करते हैं। ये लक्ष्मण भगवान राम और सुग्रीव को वर्णन कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो हमें जो साइंस दिख रहे हैं ना, जो मार्कर्स दिख रहे हैं सब अच्छे हैं, वेरी पॉजिटिव है, हम अभी आज शीघ्र निकलना चाहिए लंका के लिए। मुहूर्त उस मुहूर्त उसमें वो कह रहे हैं ब्रह्म राशिर विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्शया अर्चिष्मंत प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम, जहां उनका एरो है ना, राइट देयर। यस सो हाँ, दैट ब्राइट स्टार, दो जो रे एक जो पिंक पॉइंट है और उसके नीचे ब्राइट स्टार जो यस दिख द रहा है बिग ना, वन हाँ हाँ स्टैटिक जो दिख रहा है ना हम्म उधर नीचे का, यस कैन यू पुट अ एरो ऑन दैट फॉर एग्जांपल, दैट इज ब्रह्म राशि अभिजीत वेगा। Lakshman ji is saying that Brahma Rashi Abhijit Vega, which is a pole star of our times, is brightly shining, very very clean, and जो सप्तर्षिज है उसको परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रह्म राशिर विशुद्धश्च शुद्धाश्च परिमर्शया अर्चिष्मंत प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम, जो सप्तर्षि जिसको स्वच्छ ब्राइट पोल स्टार को जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जिसका नाम ब्रह्म राशि है, वो अच्छी तरह से शाइन कर रहा है। दैट वन श्लोक विल टेक यू टू 14,000 ईयर्स। उसके नीचे का जो अगस्त्य का जो वर्णन है, जो हमने बात की, सुग्रीव जो बता रहे हैं, वो जो वानरा जो दक्षिण दिशा में जाने रहे, वानरा पार्टी को बोल रहे हैं कि आप जाते जाते कब आपको कैसा समझेगा, तो बोलते ऑल द वे दक्षिण में साउथ में जाने के बाद आप महेंद्र पर्वत के ऊपर आप क्लाइम कीजिए, उसके बाद ही आपको अगस्त्य दिखेगा, अगस्त्य का तारा जिसको इंग्लिश में कैनोपस कहते हैं। नो आज तो अगस्त्य दिल्ली से दिखता है, फिर रामायण के समय सुग्रीव ये क्यों कह रहा है साउथ साइड वानर पार्टी को कि आपको ऑल द वे कन्याकुमारी जाना पड़ेगा, जो महेंद्र पर्वत है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है जी उतना ही नहीं, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा तभी आपको अगस्त्य दिखेगा। क्यों? बिकॉज एग्जैक्टली दैट टाइम, नीचे का स्टार पे हाईलाइट करो, हाँ दैट वन, दैट इज अगस्त्य। वो पोल स्टार बना है। पोल स्टार कैसा बना है? वो जो ब्लू डॉट है ना, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पोल स्टार का अर्थ का एक्सिस, साउथ एक्सिस उधर है, राइट so that वर्णन is also there, yes, this too, bingo। इससे हमें समझता है कि लास्ट 14,000 ईयर्स में रामायण हो ही नहीं सकती। और जो बाकी के जो भी है, अभी क्विकली मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब पंचवटी में थे और हेमंत ऋतु आ जाता है, जैसा कि नवंबर दिसंबर का समय, तो अगेन लक्ष्मण राम और सीता को बोल रहे हैं कि सूर्यास्त जो हो रहा है वो कौन से नक्षत्र पे हो रहा है। पंचोटी की बात है, हेमंत ऋतु की बात है, नवंबर दिसंबर अभी जो हम समय कहते हैं। ही सेज निवृत्त आकाश शयना पुष्य नीता हिमारुणा, जो सूर्य है, सूर्यास्त जो हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है। आज हमारे समय में मीन्स आज साल नहीं, लास्ट 1000 ईयर्स, जब पुष्य नक्षत्र, जब सूर्यास्त हेमंत ऋतु का होता है तो पीछे का नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा होता है। तो ये जो 26,000 ईयर का जो कैलकुलेशन है ना, वही कैलकुलेशन का उपयोग करके हम बता सकते हैं हाँ, उससे भी रामायण जो हुई वो 14,000 ईयर्स पहले हुई, और बाकी जो 3 रेफरेंसेस है वो वैसे ही है। सो बेसिकली अगर साइक्लिकल है तो इन फ्यूचर भी ये पोल स्टार हमारे होगा। पोल स्टार बनेंगे हाँ इन फ्यूचर हाँ, अभी से मीन्स और अभी कितना 12,000 ईयर्स से वैसे ही होगा। चलिए कुछ नया सीखा कि पोल स्टार भी बहुत है आज तक, तो हमको लगता था एक्चुअली लाइफ इतनी छोटी है ना इन द लॉन्ग स्केल ऑफ थिंग्स करेक्ट, कि हमको ये ज्ञान मिल जाए कि एक ही पोल स्टार है तो हमारे लिए काफी है एक लाइफ टाइम। बिकॉज जो आप प्रॉस्पेरिटी में बात कर रहे थे ना, हम भारत के पास इतनी, आपने ये पूछा नहीं, भारत के पास इतनी प्रॉस्पेरिटी क्यों आई? हाँ इस पे बताइए हाँ? प्लीज। आज तो हम अभी टेक्नोलॉजी वगैरह बात करते हैं, तब भी टेक्नोलॉजी थी। फॉर एग्जांपल आपको सिल्क का पता है बिल्कुल कि सिल्क की साड़ी जैसे इतनी छोटी मैच बॉक्स में भी जाने वाली साड़ी अभी भी बनती है कोई बिल्कुल जगह, हाँ हाँ ऐसी होती है, ऐसे बात चलता है। जो बीड्स है, प्रीशियस स्टोन्स है, उसमें होल ड्रिल करने का टेक्नोलॉजी था। बिल्कुल हमारे आपको पता है डेंटिस्ट्री का ऑपरेशन, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, डेंटिस्ट्री का ऑपरेशन का एविडेंस इज देयर फ्रॉम 9,000 ईयर्स, 7,000 BC का पीयर रिव्यूड पेपर है।
हमारे पास एग्रीकल्चर 35,000 ईयर्स है। तो प्रॉस्पेरिटी किससे आती है, और प्रॉस्पेरिटी का हमारे कुछ धर्म के साथ प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वैशेषिक दर्शन का डेफिनेशन ही, धर्म का डेफिनेशन ये है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिस चीजों से प्रॉस्पेरिटी आती है और जिस चीजों से हमें ये समझता है कि कब रुकना चाहिए, अल्टीमेट गुड क्या है, वो धर्म है। तो प्रॉस्पेरिटी इज अ पार्ट ऑफ अ धर्म। प्रॉस्पेरिटी क्यों आती थी पहले समय में? तो एक एग्रीकल्चर और दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स में ही आप ये बीड्स वगैरह, Yes, साड़ी वगैरह ऐसे ट्रेडिंग बेचोगे। जो भी है। अभी मुझे बताइए, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, नेविगेशन तब का, वो होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जीपीएस चाहिए हमें। यस, तो जीपीएस आने के पहले हमारी जीपीएस कौन सी टेक्नोलॉजी? अभी भी जीपीएस वही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टार्स का यूज करते हैं। हम लोग जो आप बोल रहे हैं बैकवर्ड होते जा रहे हैं वो सही, क्योंकि अगर हम आज के मॉडर्न टेम्पल्स देखें, कोई अलाइनमेंट्स आपको, जैसे पुराने टाइम के जो हमारे टेम्पल्स एंड ऑल है, तो बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कि आप उनके डिफरेंट विंडोज से सन डाउन होता है, तो आप बता सकते हैं कि घड़ी में कितने बज रहे करेक्ट, और वो कोइंसिडेंस नहीं है, हैं। दे आर बिल्कुल नहीं, डिजाइन लाइक दैट। दे आर डिजाइन। बिकॉज इंडियन, वो वेदर वो मंदिर हो, वेदर वो बोट पे नेविगेट कर रहा हो, एग्रीकल्चर कर रहा हो, या मंदिर बांध रहा हो, या हाउस बांध रहा हो, ईस्ट कहाँ चाहिए, मीन्स डोर कहाँ चाहिए, एस्ट्रोनॉमी इज टाइम, एस्ट्रोनॉमी इज देयर, एस्ट्रोनॉमी इज परकोलेटिंग। जो आयुर्वेदाचार्य है ना, वो भी अच्छा एस्ट्रोनॉमर होना चाहिए। तो इससे तो ऐसा लग रहा है सुन के कि एस्ट्रोनॉमी टाइम के साथ दब गया है। आई थिंक पहले एस्ट्रोनॉमी वाज अ डेली लाइफ थिंग, जो क्योंकि हर चीज में, हमारे पुरानी हर कंस्ट्रक्शन में एस्ट्रोनॉमी को यूज किया गया। इनफैक्ट हमारा क्या, पिरामिड्स जो है वो भी, इफ यू सी देम, तो दे आर ऑल 90 डिग्री विद द नॉर्थ पोल एंड ऑल, व्हिच इज करेक्ट। वेरी फैसिनेटिंग। मतलब यस, मंदिर, सब मंदिर का बिल्कुल होगा, घर मंदिर। का भी होगा, घर का भी आजकल बनाते नहीं सब घर। जी, हाँ, लेकिन आजकल भी आया है ना सब्जेक्ट, अभी मैं इंडिया में भी सुनता हूँ कि इज इट वास्तु कंप्लायंट, ऐसा वास्तु पूछते हैं ना। कंप्लाइंट, हाँ, तो बेसिकली इट इज दैट। राइट। बट पीपल आर, मतलब जिनको आस्था है दे आर गिविंग इट मोर क्रेडिबिलिटी कि हाँ ये सब चीजें जरूरी है। हाँ, नहीं, और आस्था से भी बियॉन्ड ऐसा है कि देखो क्या है, आस्था एक बात करेक्ट है, मैं श्रद्धा हम कहेंगे, कन्विक्शन। लेकिन क्या होता है, जो हमारे लिए जो शब्द प्रामाण्य है ना, हमको ये ग्रंथ में पढ़ा तो हम श्रद्धा से हमें लेना है। बट क्या है, हमारा जो शब्द प्रामाण्य है, वो हमारे पहले जो ऋषि, जिसको साइंटिस्ट हम कहेंगे, उनका प्रत्यक्ष प्रामाण्य था, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव से लिखा है ना वो। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ब्लाइंडली जस्ट पढ़ के न ले, हम उसके ऊपर संशोधन करके उसको इस्टेब्लिश करें। तो हमें शब्द प्रामाण्य लेके उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रत्यक्ष प्रामाण्य में हमें लाना है। राइट, जो काम मैंने 35 इयर्स किया है। बिल्कुल। ऑल राइट नीलेश सर, आज के एपिसोड में इतना ही, बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है, बट एज यू हैव प्रॉमिस्ड, नवंबर में विल डू इट, विल मेक अनदर एपिसोड, यस, because we majorly talked about Ramayana Mahabharat, but there are a lot of other topics that you actually delve into, यस, जो हम भी जानना चाहेंगे, but we'll keep it for another episode. डेफिनेटली। So once again, thank you for coming to the studio, थैंक यू। and I just, your last message to the viewers, whatever you feel like. 1 + 1 is equal to 2 is also the truth. But that's not the kind of truth one should be interested. You want to find out the things in any discipline of your choice where you find something that fascinates you. You said, भैया ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है? In the words of Professor Wheeler of Princeton University, find the most mysterious things in any discipline of science, find the most toughest problem in any discipline of science, go solve it. Wherever you stumble, there lies your treasure. So this is my experience of 35 years. Every time I stumble into something and says, this doesn't make sense, or I don't know how to explain it, I worked on it. For example, the Arundhati Vasishtha observation where I began, I thought I will solve that problem in 15 years, maybe my cocky confidence of being an engineer or a new engineer at that time. Instead of 15 days, it took me 15 years from 1994 to 2009. But in the process, I solved many other problems, and it was a wonderful journey. Find the toughest problem, unsolved problem in any discipline, go after it. You will have a rewarding life. Dhanyavad. Thank you guys, thank you for joining. Please like, subscribe and share it with your friends, and see you in the next episode. Bye.